घर वालों ने बोला था कि इंजीनियर बन जाओ बेटा, अच्छा है, स्कोप है वगैरह। मेरे केस में उल्टा था, लगा कि मैं अच्छा मैनेजर बन सकता हूँ। तो मैं डिजाइन करता था, वहाँ पे जो कॉलेज फेस्ट होते थे उनके टी शर्ट बनाना, बैनर बनाना, वही सब बनाते थे, राइट। तो वो करता था, पर मैं कभी सोचा नहीं था ये मेरा करियर बनेगा। डिजाइन वर्स तो मैं कॉलेज के टाइम में कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरा करियर होगा, राइट। जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मैं कहूंगा, राइट। आईआईटी के पर जब ऐसे डर होता है ना, आप बस डर के मत बैठ जाओ। मैं पहले कॉफी पिया, राइट। 250 रुपए की कप थी। क्यों 250 रुपए दे, जबकि 50 रुपए में, 20 रुपए में बहुत अच्छी कॉफी मिल जाती है, राइट। उन्होंने उसका ब्रांड ऐसा बना रखा है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो गेस्ट का नाम है सप्तर्षि प्रकाश उर्फ सप्ता। आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जो यूआई यूएक्स ग्राफिक डिज़ाइन से जुड़ी हो। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन हो सकता है कि आगे जाके ये पर्टिकुलर फील्ड क्या है, उसमें हम कैसे जा सकते हैं। एंड जो हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट है वो स्विगी कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर ऑफ डिज़ाइन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको वहां तक पहुंचना है, अगर आपको स्विगी जैसी कंपनी में जॉब करना है, तो किस तरीके का प्रोसेस रह सकता है, वहां पे क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, वहां पे क्या लेवल के क्रिएटिविटीज चाहिए। एआई जो मार्केट का एक सुलगता हुआ क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आपकी जगह ले लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आपको रिप्लेस कर पाएगा, उन सभी बहुत सारी चीजों पे हम बातें करने वाले हैं। एंड एक सामान्य इंजीनियर से लेके एक यूआई यूएक्स के डायरेक्टर की पोजीशन तक कैसे पहुंचे, उन सब चीजों पे इस पॉडकास्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहने वाला है, तो खास आप सब इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा पार्थ यानी की ओर से रेड एंड व्हाइट के इस पॉडकास्ट में टेक नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी कि जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो बातें करते 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 बहुत समय निकल जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज हमारे साथ हमारी जो डिजाइन इंडस्ट्री के एक ऐसे लीडर कक्षा के व्यक्ति जुड़े हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो स्विगी कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। स्विगी कंपनी के अंदर डिजाइन सेक्टर के अंदर जो पर्सन एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं सप्तर्षि जी। एंड शॉर्ट में उनको ज्यादा पसंद है उनका नाम लेना सप्ता जी। तो खास रेड एंड व्हाइट की ओर से सप्ता जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस थैंक यू, पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू, थैंक यू, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंड दर्शक मित्रों, खास आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में एक खास चीज ये भी है कि यहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हैं, राइट। अगर इंजीनियर की बात करें तो बोलते हैं कि इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारी चीजें कर सकता है। एंड जब हमारा भी कल कन्वर्जेशन हो रहा था पॉडकास्ट से पहले, तब आप बोल रहे थे कि आपका इंजीनियरिंग का लाइफ इस तरीके से गुजरा। हम हर एक टॉपिक पे ऊपर धीरे धीरे आएंगे, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग में आप कहाँ थे, कैसे थे, एंड किस तरीके से आपका जर्नी स्विगी तक पहुंचा। हाँ, जर्नी तो काफी लंबा है। बहुत लोग कहते हैं जो अभी डिजाइनर्स है, मेरे साथ बहुत कलीग्स है जो डिजाइनर्स है, जो एक्चुअली इंजीनियर भी है, मतलब उन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की करी है, फिर वो डिजाइनर बने। तो उनसे मैं बात करता हूँ तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि घर वालों ने बोला था कि इंजीनियर बन जाओ बेटा, अच्छा है, स्कोप है वगैरह। मेरे केस में उल्टा था, उल्टा नहीं था वैसे, मैंने खुद चूज किया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। घर वाले ऑफ कोर्स सपोर्ट किए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे आगे से आके बोला। नहीं, मुझे लगा था कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि मैं जब स्कूल में बचपन में मशीनें वगैरह पसंद होती है, कंप्यूटर्स पसंद होते, तो चलो कंप्यूटर कौन यूज करता है, इंजीनियर लोग करता है, चलो इंजीनियर बन जाते हैं, राइट। राइट। वैसे ही हम बचपना टाइप का हम सोचते हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स पढ़ाई करनी पड़ती है, करी थी पढ़ाई। तो आईआईटी मद्रास पहुंच गए वैसे ही करते करते, मजाक मजाक में। तो वहां पे इंजीनियरिंग अच्छी थी। मैं जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था वहां पे, मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग पसंद तो है, पर जो मैं सोच के आया था उससे थोड़ा अलग है। मुझे लगा था मैं बहुत कूल सी चीजें बनाऊंगा वहां पे, राइट। वो कि ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा, पर उसको बनाने तक की जो जर्नी होती है वो थोड़ी अलग होती है। आपको बहुत थियरी पढ़ने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, मैथ फिजिक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है, जो आपको लगता है कि यार ये मैं क्यों ही कर रहा हूँ। सबका पॉइंट होता है, दो सबका रीजन होता है आप क्यों पढ़ रहे हो। पर वही मुझे लगा कि इंजीनियरिंग अच्छा है, पर मैं शायद पूरा लाइफ ये ना करना चाहूँ। मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर, राइट, ऐसा मैं सोचता था। तब कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है कैंपस में, आप ये ट्राई कर सकते हो, वो ट्राई कर सकते हो, आप ये क्लब चालू कर सकते हो, आप ये कंपनी चालू कर सकते हो, आप ये
ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने का, या फिर कुछ तो भी ऑर्गेनाइज करने का, लीड करने का, मैनेज करने का। तो मुझे लगा कि मैं अच्छा मैनेजर बन सकता हूँ। मुझे लगा चलो MBA वगैरह कर लूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, थोड़ा कॉर्पोरेट लैडर में कुछ करेंगे। वही मैं सोचा था। इतना तो श्योर था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जॉब नहीं करूंगा। बाय द वे ये बहुत कॉमन सी चीज है, मैं कोई अकेला बंदा नहीं था IIT में जो ऐसा सोचता है। ऑलमोस्ट 60% जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं वो लोग यही सोचते हैं, उन्हें कोर जॉब, जो कि उनकी पढ़ाई की फील्ड की कोर जॉब नहीं करना होता है। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इज नॉन कोर जॉब विच इज फाइनेंस, बिजनेस वगैरह जो भी हो गया, उनमें पैसे ज्यादा मिलते हैं फर्स्ट जॉब का, राइट? तो वो रीजन होता है। तो बहुत सारे लोग आप देखोगे वो CFA कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए, या फिर MBA कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट मैनेजर बन गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं भी उसी में आ गया था। फिर मैंने कैट भी लिखा था, ज्यादा तैयारी की नहीं थी, पर तो एक IIM का कॉल भी आया था, एक दो का, पर वो टॉप 3 जो है अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, उनका नहीं था, इंदौर वगैरह का था। तो मुझे लगा यार नहीं जाता, बाद में देखूंगा। पर मुझे कैंपस प्लेसमेंट से ही एक वैसे ही MBA टाइप का जॉब मिल गया था। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे ज्वाइन किया था। और डिजाइन मेरा हमेशा हॉबी था। कॉलेज में मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो ऑर्गेनाइज वगैरह, तो मैं डिजाइन करता था। वहाँ पे जो कॉलेज फेस्ट होते थे उनके T-शर्ट बनाना, बैनर बनाना, वही सब बनाते थे, राइट? तो वो करता था, पर मैं कभी सोचा नहीं था ये मेरा करियर बनेगा। पर फिर मैं फर्स्ट जॉब में ग्रेजुएट होकर फर्स्ट जॉब में गया, वहां करा। वो एक टिपिकल मल्टीनेशनल कंपनी का जैसा माहौल होता है वैसा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, पर हमेशा वो सवाल होता है कि मैं शायद इससे ज्यादा कर सकता हूँ, राइट? थोड़ा स्लो पेस्ड होता है, थोड़ा आराम आराम से चीज होती है, जो कि अच्छी बात है, बहुत लोग पसंद भी करते वो वाला। पर मुझे वैसा पसंद नहीं था। मुझे और हसल बसल कुछ चाहिए था, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है सामने, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, आई एम द वन एट द फ्रंट, राइट? वो एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा था मेरी फर्स्ट MNC में। तभी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला एज ए डिजाइनर एक स्टार्टअप में ज्वाइन करने के लिए। और उस समय का मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। उस समय वो स्टार्टअप बहुत ही धूम मचा रहा था। Housing.com उसका नाम। उस समय दैट वाज द फर्स्ट स्टार्टअप जिन्होंने डिजाइन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देने लगे। उसके पहले जितने भी कंपनीज एप्स वगैरह होते थे, खैर ज्यादा एप्स होते भी नहीं थे 2015 में, वो डिजाइन के बारे में उतना नहीं सोचते थे। चल रहा है ना, ठीक है, मतलब डिजाइन क्या ही है, मतलब ठीक है थोड़ा अच्छा बना देंगे वैसा। पर ये हाउसिंग वाले ये प्रॉपर्ली जिस तरह का काम हम आज करते हैं स्विगी वगैरह में, वो तभी करना चालू किए थे। इनफैक्ट दे वर द पायनियर्स इंडिया में। तो वो वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिला काम करने का। मेरे कॉलेज का सीनियर ही वहां पे एज ए डिजाइनर ज्वाइन किया था, मेरे तरह ही था वो भी। तो उसने मुझे रेफर किया था। इंटरव्यू प्रोसेस भी बड़ा सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, थोड़ी बहुत बातें हुई, एक एक्सरसाइज करने दिया था उन्होंने, डिजाइन एक्सरसाइज, वो मैंने किया, तो मेरी लग गई थी वहां पे जॉब, राइट? तो मुझे लगा ओके सही है, करके देखते हैं क्या है। वैसे ही मैं एक बार चालू किया, ऑफ कोर्स उसकी भी अलग कहानियां हैं, पर वो बैठ गया। मुझे लगा था अच्छा ठीक है ट्राई करके देखते हैं, डिजाइन नहीं हुआ तो मैं आके तैयारी करके कैट दे दूंगा, इस बार चले जाऊंगा किसी IIM में। वो मेरा फॉल बैक ऑप्शन था, पर लकीली मुझे वो फॉल बैक ऑप्शन में जाना नहीं पड़ा क्योंकि डिजाइन काइंड ऑफ चल गया। और पिछले 9 साल से मैं प्रोफेशनली डिजाइन कर रहा हूँ। उसके बाद जो नॉर्मली होती है, आप कंपनीज बदलते जाते हो। हाउसिंग के बाद मैं जीटा नाम की कंपनी में गया था, वहां 2 साल काम किया, और पिछले ऑलमोस्ट 6 साल से मैं स्विगी में काम कर रहा हूँ। लंबा आंसर था पर स्टोरी तो यही थी यार, राइट? एंड जो आपने बताया कि आप कॉलेज लाइफ से आप यहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ पे कॉलेज में कोई ऐसा पोर्शन की जहाँ पे आपको लगा कि जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ अलग कर सकता हूँ, ऐसा कोई ऐसा पॉइंट आया हो? वैसा पॉइंट ऑफ कोर्स आया था, पर ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, ये एक लंबे टाइम का रियलाइजेशन है, राइट? हम क्या करते हैं हमारा आई डोंट नो ये पूरा इंडियन कल्चर है कि नहीं, हम जब एक काम करने लगते हैं हम उसमें बीत जाते हैं, लाइक उसी में हम रहते हैं, राइट? हमें लगता है कि इससे तो निकलना नहीं पड़ेगा। इट्स ऑल्सो द रीजन व्हाई इंडिया का डिवोर्स रेट्स भी बहुत कम है, राइट? हम एक बार शादी कर लेते, कोई भी कमिटमेंट कर लेते हैं, तो हमें नहीं, हमें इसमें रहना है, भी आपका काम हो या फिर आपकी शादी हो, रिलेशनशिप हो, जो कि अच्छी बात है फॉर सम एक्सटेंट, पर कुछ चीजों में शायद उतना अच्छा ना भी हो, राइट? तो हम जब कॉलेज में घुस जाते हैं, सभी बच्चों का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि शायद मैं कुछ और बेटर कर पाता, पर तब सोचते हैं कि इतना सब हो गया है, अब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इतने अच्छे कॉलेज में जॉब भी मिल जाएगा, क्यों ही मैं कुछ और सोचूं, राइट? तो वो कंफर्ट जोन में आ जाता है, या फिर लोग क्या कहेंगे उस जोन में आ जाता है, पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे उस जोन में आ जाते हैं। पर रियलाइजेशन ये सबको होता है, मैंने बहुतों को देखा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं अच्छा ठीक है ये उतना पसंद नहीं आ रहा है, पर करूँ तो भी क्या करूँ, राइट? व्हाट इज द अदर ऑप्शन,
राइट? बहुत लोग के पास वो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है कि जिसमें वो करियर बना पाए। तो वही ओवर द टाइम रियलाइजेशन आया। लकीली आई वाज ब्रेव इनफ टू टेक द डिसीजन कि कुछ और सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा मेरा ही है, जैसे मैंने बताया कैंपस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे। बहुत लोग का एम होता था कि आईआईटी के बाद हम आईएम में जाएंगे। इनफैक्ट आईएम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेस्टिनेशंस आफ्टर आईआईटी। अगर आप देखोगे ना आईएम में भरे हुए आईआईटीएंस। तो उस तरह से वो डिसीजन लेना भी थोड़ा आसान था। पर डिजाइन वर्स तो मैं कॉलेज के टाइम में कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरा करियर होगा। राइट, अगेन मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। राइट, 14 में डिजाइन अगर आप सोचो भी तो मैं वो सोचता था वो बंदा जो डीटीपी के शॉप में बैठ के कोरल ड्रॉ चला रहा है। राइट, अब इतना कुछ करने के बाद वो जॉब करने का, नथिंग अगेंस्ट दैट जॉब, अच्छा जॉब है। राइट, पर शायद मुझे उतना करने का मन नहीं था। उससे अच्छा क्या कर सकते हैं। राइट, तब पता नहीं था कि उससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो यूएक्स डिजाइन वगैरह का फील्ड है जहां पे आपको पैसे मिलते हैं, इज्जत मिलते हैं, आपको डिसीजंस लेने मिलते हैं, शायद मुझे उतना पता नहीं था कि इंडिया में ये सब है या फिर होने वाला है। वही जब एक साल बाद देखा कि देयर आर कंपनीज जहां पे आप ये सब कुछ कर पाओगे विदाउट एक्चुअली हैविंग टू गो फॉर एन एमबीए। जिस तरह का काम मैं करना चाहता था कि मैं डिसीजन लूंगा, मैं लीडर बनूंगा या फिर कुछ बनाऊंगा, वो एज ए डिजाइनर मुझे करने मिल गया। तो इट बिकम ए नेचुरल प्रोग्रेशन। पर ये रियलाइजेशन जो आपने पूछा, ये ओवर द टाइम हुआ कि आप कर रहे हो, आपको अच्छा तो लग रहा है, बट डू यू रियली लव इट? कि आप पूरी जिंदगी ये कर पाओगे विदाउट गेटिंग बर्नड आउट? द आंसर वाज ऑलवेज नो फॉर मी। राइट, जरूरत पड़े तो मैं कर लूंगा, पर इससे क्या मैं बेटर कुछ कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। वो हमेशा वैसा, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि ऑल ऑफ द सडन ऐसा कोई चमत्कार वगैरह हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। पर ये रियलाइजेशन हुआ था कि मैं जो सोचा था इंजीनियरिंग जैसा होगा वैसा एग्जैक्टली है नहीं। ओके, राइट, वैसा होता है, वैसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, पर वो आपको अलग से जाके करने पड़ते हैं। राइट, हमारी पढ़ाई थोड़ी थियोरेटिकल होती है, ऑल्दो देयर आर प्रैक्टिकल्स एज वेल, बट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। एटलीस्ट आईआईटी में है, हमारा एक सेंटर फॉर इनोवेशन होता था आईआईटी मद्रास में, व्हिच इज नथिंग बट, समझ लो, इंक्यूबेशन सेंटर है जहां पे आपके सारे टेक फैसिलिटीज है। आप जाके कुछ भी बनाओ वहां पे। राइट, मैं फर्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट में वॉलंटियर था। ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर के बच्चे वॉलंटियर ही होते हैं। हम लोग एक ड्राइवरलेस कार बना रहे थे। राइट, यही सब आप सोचते हो ना, इंजीनियर बनूंगा मैं, ड्राइवरलेस कार बनाऊंगा, मैं ये उड़ता हुआ कंप्यूटर बनाऊंगा या कुछ भी। तो वो सब एक्चुअली क्लासरूम के बाहर होता था। क्लासरूम में, ऑल्दो हम जो क्लासरूम में सीखते थे इन ए वे वही चीज अप्लाई कर रहे होते थे, पर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। वो आपको अलग से एंथू मार के इंटरेस्ट लेके बनाना पड़ता था। सो ऑल दोस थिंग्स वर देयर, पर वही थोड़ा मिसमैच था। आई वुडंट से इट्स फॉर बैड, एज ए बच्चा आप सोचते हो कि सब कुछ कूल होगा, पर वैसा होता है नहीं। यू हैव टू फिगर दिस थिंग्स आउट। बहुत सारे बच्चे, सप्ताह जी, मैंने देखा है कि काफी कबार सिस्टम को ब्लेम ज्यादा करते हैं, अपने मम्मी पापा की परिस्थिति को ब्लेम ज्यादा करते हैं। तो वहां पे मेरे को आपको ये पूछना है, या फिर आप अगर उनको, बिकॉज हमारे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से, जैसे आप बोल रहे हो कि आईआईटी के अंदर क्लासरूम से ज्यादा बाहर का कल्चर ज्यादा है, बच्चे सेल्फ स्टडी में ज्यादा फोकस करते हैं, खुद कुछ इनोवेशन करने में ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपका उन लोगों के लिए क्या सजेशन है? देखो, बहुत लोग जो अपने हालात के बारे में कहा है, बहुत लोग कहते हैं टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू। आई थिंक आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड टू गिव एडवाइस बिकॉज आई एम एंटाइटल्ड, आई एम प्रिविलेज्ड। मुझे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे और कुछ चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ा। ऐसा कि नहीं कि मुझे जाके कुछ काम करना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ ताकि मुझे फैमिली के में रोटी आए, व्हाटएवर। राइट, ये सब कुछ नहीं था। तो आई एम प्रिविलेज्ड दैट वे। मुझे पूरा टाइम, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज दिया गया था कि बेटा तुम बैठ के पढ़ो। मुझे कोचिंग सेंटर भेजा गया था ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊं। ये सबके फैमिली में नहीं हो पाता है। तो मैं लकी हूं, मेरा वैसा हुआ था। राइट, तो इसकी वजह से ठीक है, मैं शायद आईआईटी जैसे जगह में जा पाया। राइट, उसके बाद ऑफ कोर्स लोग हालात को ब्लेम करते हैं, लोग एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो बहुत भी अच्छा है। मेरे हिसाब से वो ठीक है। इट कैन डेफिनेटली बी मेड बेटर, बट इट इज स्टिल ओके। अब आजकल इंस्टाग्राम वगैरह खोल के देखोगे, बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग कहते हैं कि आवर एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉड। अभी मुझे टैक्स प्लान करना है, मुझे तो आता ही नहीं है, हमारे कॉलेज में, स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाया? यू नो व्हाट, सिखाया था, आपने सुना नहीं। कोई आपको टैक्स प्लानिंग एक कोर्स नहीं होगा।
आपको मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, कैलकुलस वगैरह सब सिखाया गया है। अगर आप वो ठीक से सुनते राइट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, पर अगर आप ठीक से सुनते तो आप ये कर लेते, क्योंकि इसमें वैसा कुछ है नहीं, सिंपल मैथ ही करना पड़ता है, राइट। तो वही होता है कि कभी कभार हम बोर होके कुछ सुनते हैं नहीं, हमें लगता है कि कोई आके हमें स्पून फीड करके बिठा देगा, मुंह में घुसा देगा तो हम सीख लेंगे, वैसा होता नहीं है। एक कॉलेज आपको फंडामेंटल सिखा पाएगा। 4 साल कुछ बहुत लंबा ड्यूरेशन होता नहीं है कि दुनिया की सब चीज आपको सिखा दे, तो वो सिर्फ फंडामेंटल से सिखा पाएंगे, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो फंडामेंटल्स को समझ के कुछ भी करो। आप टैक्स प्लानिंग करो या फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो या फिर कुछ और करो, राइट। तो वही होता है। तो दैट्स अनदर थिंग। कुछ लोग ऐसे ही हालात को ब्लेम करने लग जाते हैं, राइट। वो नहीं करना चाहिए। पहले देखो क्या आप कर सकते हो, उसके बाद देखो क्या आप नहीं कर सकते। उसको तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। अभी अगर मैं रोने लग गया कि यार मेरी हाइट बहुत कम है, इसको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूं, but I can work on other things. Maybe I can build my body, maybe I can have a better skin, maybe I can dress up better, right, to improve my appearance. हम ये सब सोचने के अलावा हम बस उसी में रोते रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। वो नहीं करना चाहिए। और जो आपने तीसरा चीज पूछा था, which is कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हो, मेरे ख्याल से जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मैं कहूंगा, राइट। आईआईटी के अंदर वो पॉसिबल इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे आंखों के सामने इतने सारे लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी चीजें अचीव कर रखी थी बहुत छोटी उम्र में, बहुत चीजें मचा रखे थे उन्होंने एज अ स्टूडेंट, राइट। तो आप जब ये एग्जांपल्स आपके आंखों के सामने देखते हो, आपके पेयर्स, आपके जो बैचमेट्स है या फिर आपके जो सीनियर्स है, तो आपको लगता है यार हम सब तो एक ही जगह में हैं, उन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सी कॉन्फिडेंस आ जाती है आपके अंदर। वो जो डर होता है ना, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो बस अमेरिका में ही होता है या फिर ये तो सिर्फ बड़े शहरों में ही होता है, ये वाली फीलिंग कंप्लीटली चली जाती है। बिकॉज आपके सामने आप एक दुनिया में हो जहां पे सब कुछ मुमकिन है। तो माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम आईआईटी वाज नॉट अ डिग्री इन इंजीनियरिंग, इट्स नॉट ऑल द पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो किया था। मेरा टेक अवे आईआईटी से यही था कि कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस कि मैं ना कुछ भी कर सकता हूं अगर मैं उसमें सही एफर्ट डाला तो, राइट। ये कॉन्फिडेंस है। अगर बोलो कि कल सुबह आपको एक मार्स में रॉकेट उड़ाना है, तो ठीक है, कोशिश करके देख लेंगे, राइट। 5 में होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर वो कॉन्फिडेंस तो है कि कुछ तो कर लेंगे। मतलब कुछ भी आया, हाँ, ना नहीं बोलने, कर लेंगे, कर तो लेंगे, फिगर आउट तो कर लेंगे। तो फिगरिंग आउट इज द बिगेस्ट थिंग आई हैव लर्न इन आईआईटी। और इसके लिए अगर किसी को ऐसा माहौल ना मिला तो क्या करे, आई वुड से अभी तो इंटरनेट है, लोगों को देखो, ऐसे पॉडकास्ट सुनो, क्योंकि ऐसे लोग कोई दूसरी दुनिया के नहीं है, आपके सामने ही, आप ही जैसे लोग हैं, वैसे ही कपड़े पहनते, वैसे ही खाना खाते, राइट। कुछ अलग नहीं कर रखे होते, बस आपके आंखों के सामने शायद फिजिकली प्रेजेंट है नहीं, पर इंटरनेट के माध्यम से आप उस गैप को भी घटा सकते हैं। तो देखो दुनिया में क्या हो रहा है, एक नया वर्ड सुनने को मिला, 2-3 गूगल सर्च करो, पता करो वो क्या है। डरो मत कि एआई या फिर कुछ है, ये क्या, तो हमें तो पता ही नहीं, पता करो, सब कुछ वही पे लिखा है। एक आध लोगों का वीडियो देख लो, एक आध लोगों से बात करो, the gaps can be much more reduced। आप में वो ड्राइव होना पड़ेगा, वो ड्राइव पैदा करो, मैं कह रहा हूँ, राइट। यस सप्ता सर, तो आपने पूरा कैरियर स्विच करा, आप इंजीनियरिंग में थे, फिर डिजाइन में, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा डर फील हुआ कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो कुछ मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है? हाँ बिल्कुल, डर तो था। पर जब ऐसे डर होता है ना, आप बस डर के मत बैठ जाओ। मैं देखा था कि क्या बुरा हो सकता है, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, राइट। जब मैं डिजाइन में स्विच किया, मेरा एक एमएनसी में जॉब था, मैंने कहा था, राइट, बहुत ही स्टेबल जॉब है, पैसा आता रहेगा, एस्टैब्लिश कंपनी है, कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है, तो वो एक कंफर्ट जोन है, राइट। ऑफ कोर्स क्या इससे बेटर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, पर उसके लिए क्या रिस्क ज्यादा है? हाँ है। तो मैंने वो स्टेबल वाला जॉब छोड़ के मैं एक स्टार्टअप में जॉब करने चला गया। वो स्टार्टअप क्या ही था, कॉलेज के कुछ बच्चे थे 2-3 साल पहले, हाँ इंटेलिजेंट थे, उन्होंने पैसे रेस कर लिया, कंपनी बना डाली, राइट। अब उसमें क्या होगा किसी को नहीं पता, राइट। तो वो रिस्क तो था, और उसके ऊपर से मैं ऐसे कंपनी में जा रहा था जहाँ के डिजाइनर्स को बहुत माना जाता था, हाउसिंग उस टाइम पे, राइट। और मैंने कभी डिजाइन सीखा भी नहीं था, मैं अपने हिसाब से पोस्टर वोस्टर बनाता था, राइट। ठीक है, थोड़ा समझ था, थोड़ा सोच लेता था, मे बी इन अ वे थोड़ा अबव एवरेज आईक्यू था, उसके आगे कुछ था नहीं मेरा। तो वो डर तो हमेशा था ही कि वहां पे इतने अच्छे लोग हैं, मैं उनके सामने मेरा क्या ही वैल्यू होगा, राइट। मैं तो अभी बच्चा हूँ, कॉलेज से निकला हूँ, कुछ नहीं आता है। तो ऐसे डर थे। पर इसमें 2 चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया। एक तो मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट था,
राइट। उन्होंने कहा कि यार ट्राई करके देख लो क्या है, यू नो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 50 साल के हो गए और पीछे लोग के देख रहे हो। काश मैं उस दिन वो स्विच मार देता तो आज शायद जिंदगी बहुत अलग होती है। 3 इडियट्स का बहुत सही है। ये चीज मेरे लाइफ में बहुत बार हो चुका है कि मैं ये रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहता हूँ कि जब मैं 50 साल या 60 साल की उम्र में मैं पीछे देखूंगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, वो कर लेना चाहिए था। तो आप लास्ट मोमेंट तक ट्राई कर लो, नहीं होता है तो ठीक है, इट वाज नेवर मेंट टू हैपन। तो वो एक था, पेरेंट्स सबका सपोर्ट था। और दूसरा था कि जो मैंने एनालिसिस किया था, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। वर्स्ट दैट कुड हैपन इज मैं वहां पे गया हाउसिंग में, बना नहीं, उन्होंने मुझे निकाल दिया एक आध महीने में, तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने पढ़ाई करी है, मैं और पढ़ाई कर सकता हूँ। कैट एक बार बिना तैयारी का निकाला था, दूसरी बार तैयारी करूंगा तो अच्छे से निकालूंगा। तो मैंने कहा मैं जाके कैट लिखूंगा, किसी आईआईएम में जाऊंगा, एमबीए करूंगा, फिर उसी कंपनी में या फिर आ जाऊंगा, राइट। दैट वाज माय फॉल बैक ऑप्शन, जो मेरे पास हमेशा था। तो इसीलिए डर तो था, पर मुझे पता था कि अगर डर के आगे जीत है कहते हैं कि अगर नहीं भी हुआ तो आई हैव ऑप्शंस। तो उसके वजह से थोड़ा बेटर हुआ। पर वही था कि अगर मैं जा रहा हूं, आई विल गिव माय बेस्ट टू सी व्हाट आई कैन गेट आउट ऑफ इट। फिर नहीं होता तो इट वाज नेवर मेंट फॉर मी, राइट। ओके, सो आपके पर्सपेक्टिव से व्हाट इज डिजाइन, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे डेफिनेशन गूगल पे है और विकिपीडिया पे बहुत सोर्सेज पे डिजाइन की डेफिनेशन है, लेकिन आप डिजाइन क्या समझते हैं? राइट, यू नो डिजाइन डिपेंड करता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं ओवरऑल अगर सिर्फ डिजाइन एज अ वर्ड का डेफिनेशन दूंगा या फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा तो बड़ा खराब जॉब करूंगा उसमें, क्योंकि एक चीज को आप नहीं बता सकते हो। बिकॉज डिजाइन के ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के डिजाइन की मैं बात कर रहा हूं, उसका डेफिनेशन या फिर किस चीज का महत्वपूर्ण ज्यादा मेरे लिए है वो चेंज होगा। कभी कभार डिजाइन इज प्योरली अबाउट एस्थेटिक्स, राइट। अब हम टी शर्ट की बात कर रहे थे ना, मैंने ये ब्लैक टी शर्ट क्यों पहना है, प्योरली फॉर एस्थेटिक्स, और कोई रीजन नहीं है। मैं कहूंगा हाँ ये कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल तो मुझे कलर में भी मिल जाएगा दूसरे के में। व्हाई डिड आई चूज टू वेयर ब्लैक, बिकॉज दिस इज माय एस्थेटिक चॉइस। ये दिखने में मुझे अच्छा लगता है, मेरा प्रेफरेंस है, मुझे लगता है कि मैं ब्लैक में सबसे अच्छा दिखता हूँ, राइट, इसलिए मैं पहन रहा हूँ। इट्स अ प्योरली एस्थेटिक चॉइस, राइट। कभी कभार कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने वो जूते जो पहन रखे हैं, वो हाँ व्हाइट कलर का है, मेरे हिसाब से ब्लैक के साथ व्हाइट अच्छा जाएगा, पर वो कंफर्टेबल भी है। मैं अगर उसको पहन के बहुत टाइम तक चलने लगूं तो यस आई विल नॉट फील टायर्ड, मेरे पाँव में कोई दर्द नहीं होगा, ऑल राइट। तो देखिए डेफिनेशन वापस चेंज हो गया। सिमिलरली अगर मैं डिजिटल सेंस में बात करूं तो माय डेफिनेशन कुड बी वेरी डिफरेंट, राइट। अगर मैं कहूं मेरे हिसाब से द वेरी गुड डिजाइन इज समथिंग जिसके बारे में आपको सोचना ना पड़े, यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट इट एग्जिस्ट्स, राइट। आप इतने सीमलेसली आपकी जिंदगी में उसको यूज करोगे ना that you'll probably never get a time to think that it's a good design or a bad design. That is real good design in my definition. एग्जाम्पल दूं तो आपका टूथब्रश, सुबह उठ के ब्रश करते हो ना आप, कभी सोचा टूथब्रश का डिजाइन खराब है कि अच्छा है? नहीं सोचा होगा ना आपने, राइट। क्योंकि वो अच्छा है, उसमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, उसको बस मुंह के अंदर डाल के आपको दांत साफ करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ फैंसी नहीं चाहिए। आप 10 रुपए का टूथब्रश खरीदोगे वो भी वही काम करेगा। ऑफ कोर्स आजकल मोटराइज वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, but that is good design in my opinion, जब आपको सोचना भी ना पड़े, it simply does your work, you will neither complain nor praise that. That is the best form of design in my opinion. उसके ऊपर आप of course bells and whistles लगा ही सकते हो, right, वो तो है एकदम। उसके ऊपर can you do things where people actually start talking, क्या ये तो बहुत ही तोड़ू चीज है, बहुत ही सही चीज है। उसका क्या है, वो चीजें लाने से आपके डिजाइन का वैल्यू और बढ़ जाता है। वो काम तो कर रहा है पर उसके ऊपर वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाता है। हमने थोड़ी देर पहले कॉफी पिया, राइट, 250 रुपए की कप थी, क्यों 250 रुपए दे जबकि 50 रुपए में 20 रुपए में बहुत अच्छी कॉफी मिल जाती है, राइट। उन्होंने उसका ब्रांड ऐसा बना रखा है, उन्होंने उसका औकात ऐसे बना रखा है, उसके अंदर फोम डाल के अच्छा सा ब्रांडिंग लोगो वगैरह लगा के कि आप और मैं 250 रुपए देने के लिए तैयार हो गए उस कॉफी को पीने के लिए, राइट। तो यस, मेरे हिसाब से वही है। Again, if I were to sum up, a good design in my definition in digital context is something that is almost invisible, जिसके बारे में आपको कभी सोचना ना पड़े। It becomes a part of your life to that extent. Very nice. So, as a director of design, आपका मॉर्निंग से लेके शाम तक का क्या रूटीन रहता है? उसका अलग वीडियो बन सकता है, डे इन द लाइफ ऑफ। इनफैक्ट मैं बनाने वाला हूँ, मेरी टीम मुझे पुश कर रहे हैं वो बनाने के लिए। ऑफ कोर्स अब वर्क लाइफ की बात कर रहे हैं, ज्यादा अलग है नहीं। एक समझ लो डायरेक्टर ऑफ डिजाइन एक डिजाइनर है जिसका लेवल थोड़ा ऊपर है, प्रमोशन हो के थोड़ा ऊपर पहुंच गया है बंदा,
और कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। आप कोई भी अगर दूसरी जॉब लोगे, जिस तरह के चेंजेस आते हैं एज एंड व्हेन यू गो हायर ऑफ द लैडर, वो सेम ही है, राइट? पहले आप एक सिंगल बंदा होते हो, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर जिसको आप कहते हो, राइट? जो भी काम आएगा आपके पास आएगा, आप करोगे व्हाटएवर इट नीड्स टू डू। आप स्टार्टिंग वैसे ही करते हो। एज एंड व्हेन यू गेट बिगर, ऑफ कोर्स यू हैव द ऑप्शन टू कंटिन्यू बीइंग एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, बट आई चोज टू टेक द पीपल मैनेजमेंट, डायरेक्टर इज अ पीपल मैनेजमेंट रोल एज वेल। तो मुझे काम करना पड़ता है और करवाना भी पड़ता है। अब मेरा परफॉर्मेंस सिर्फ मेरा अकेले का परफॉर्मेंस नहीं है, मेरा जो 10-20 लोगों का जो मेरा टीम है, उन सब का परफॉर्मेंस भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? उनसे काम करवाना, अच्छा आउटपुट लाना, उनको मोटिवेट करना, उनको सिखाना, डिसीजंस लेना, ये सब मेरे काम होते हैं। एक और चेंज जो ऐसा हो सकता है कि डिजाइन के फील्ड में जब आप काम करते हो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आपका एकदम जूनियर मोस्ट रोल समझ लो, आप हमेशा एक टूल पे बैठ के काम नहीं करते हो। लाइक तो मतलब फिग्मा का अगर एग्जांपल ले लिए, हमें लगता होगा अच्छा फिग्मा में ही सब कुछ बनता है तो पूरा टाइम आप फिग्मा यूज करते हो। दैट्स नॉट रियली द केस, राइट? आपको बहुत टाइम आपके दूसरे स्टेक होल्डर्स से ब्रेनस्टॉर्म करनी पड़ती है। प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, या फिर डेवलपर्स हो गया, या फिर ऑपरेशंस लोग हो गए, उनके साथ आपको सोचना पड़ता है कि कैसा बनना चाहिए, राइट? ताकि हम वैसा एक्सपीरियंस बना पाए कि लोगों को पता भी नहीं चले कि ये अच्छा है, लाइक सीमलेस पार्ट ऑफ योर लाइफ जो हम बात कर रहे थे, राइट? तो बहुत डिस्कशंस इन्वॉल्व होता है उसमें। अपने रियल यूजर्स से मिलने वाली बात हो सकती है, या फिर रिसर्च करना पड़ सकता है, ऑनलाइन जाके आप ढूंढ रहे हो कुछ चीजें, रेफरेंसेस देख रहे हो, ये सब चीजें होती है वर्क विच हैपेंस बियॉन्ड योर टूल, राइट? डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, झगड़ा भी हो जाता है कभी कभार ऐसे मीटिंग्स में, वो लोग, उनका ओपिनियन कुछ है, हमारे ओपिनियन कुछ है, तो वो ऐसा भी होता है। ऑल दोज आर पार्ट ऑफ वर्क। तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, द स्प्लिट अप बिटवीन दिस वुड बी मे बी अराउंड 70% ऑफ द टाइम आप टूल में, फिग्मा वगैरह में बैठ के आप काम कर रहे हो, 30% आप बाकी चीजें कर रहे हो। जब आप इस लेवल पे आ जाते हो जहां पे मैं हूं, ये थोड़ा फ्लिप हो जाता है। जैसे आज के डेट में मेरा काम ऑलमोस्ट 70 to 80% इज द अदर स्टफ, जहां पे मैं डिसीजंस लेता हूं, मैं डिस्कशंस करता हूं। मे बी अराउंड 10 to 15% इज ओनली व्हेन आई गो एंड एक्चुअली वर्क ऑन द टूल। मतलब आई हैव द लिबर्टी टू नॉट वर्क ऑन द टूल एट ऑल, पर मुझे पसंद है इसीलिए मैं करता हूँ। लाइक मेरा फर्म बिलीफ ये है कि अगर मैं इतने ऊपर तक आया क्योंकि मैं डिजाइन करने में अच्छा था, अब आके मैं क्यों बंद कर दूं समथिंग दैट आई वाज सो गुड एट? तो मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, राइट? ऑफ कोर्स फुल प्रोजेक्ट में नहीं उठाता हूँ, पर जब भी मेरे टीम्स को जरूरत पड़ती है मैं जाता हूँ। वो लोग अगर कुछ कहीं पे अटके हुए हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, आई गो एंड हेल्प देम। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और आगे का टीम्स नहीं मान रहे फॉर सम रीजंस, तो मैं जाके आई बी एन एडवोकेट, आई ट्राई टू ड्राइव द डिस्कशन। मैं उनका आवाज में ऊपर वालों, लाइक जो बड़े लोग हैं, टीम मैनेजमेंट टीम, उन तक पहुंचाता हूँ। ये सब मेरा काम है। मेरे काम में अभी स्टेक्स बढ़ जाते हैं, रिस्क्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप छोटे रहते हो तो आप डिसीजन तभी लेते हो, ऐसा नहीं आप नहीं लेते हो, पर देयर इज ऑलवेज समवन एल्स हु विल बी अकाउंटेबल फॉर इट। पर अभी व्हाटएवर डिसीजंस आई टेक और माय टीम्स टेक, आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। अगर मैं बोला कि ये ऐसा होना चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजंस आई हैव, आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर उसके वजह से कुछ सही हुआ तो भी, कुछ सही नहीं हुआ तो भी। सो स्टेक्स बढ़ जाते हैं, हाई रिस्क हाई गेन जैसा कहते हैं, वैसा रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल। भी जैसे हमने कहा कि एज अ डिज़ाइन डायरेक्टर आपके नॉट ओनली डिज़ाइन का काम, लेकिन 80% जितना काम आपका रिगार्डिंग टू पीपल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है। इन डिज़ाइन वाला स्ट्रक्चर आप ले रहे हो, लेकिन अगर ना लो तो भी चलेगा, वैसा है। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और थोड़ा गहरा करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि आपका डे स्टार्ट यहाँ से होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, ये घंटा आप ये सब चीज़ें करते हो, ये वीक मेरा इस तरीके से जाता है, ताकि क्या है कि जो भी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स है, कि जो लोग, जैसे हम कल जैसे मीटअप में थे, तब आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि who wants to become सप्ता, राइट? तो उनको भी ये चीज़ देख के थोड़ा हेल्प मिल सके। श्योर। लाइक आपका अर्ली शेड्यूल एंड वीकली शेड्यूल, थोड़ा पर्सनल जैसा भी क्वेश्चन है, लेकिन नहीं ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल करेक्ट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि 70-80% टाइम मैं डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, राइट? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजाइन। जो मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ,
जो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ दे आर प्रिटी मच डिजाइन, ऑल्दो मैं टूल में बैठ के फाइनल नहीं बना रहा हूँ ऑल द टाइम, सो दैट इज ऑल्सो डिजाइन। तो ये कहना गलत होगा कि मैं 70-80% टाइम डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, दैट्स नॉट ट्रू, राइट। बट हैविंग सेड दैट, जब आप इस लेवल में पहुंच जाते हो तो फंक्शंस के बीच के जो लाइंस होते हैं ना वो थोड़े ब्लर हो जाते हैं। यू आर स्टिल अ डिजाइन लीडर बट यू आर आल्सो सीन एज एन ऑर्ग लीडर, आप कंपनी के भी लीडर हो। तो आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, you need to be well aware of how other functions are functioning, because आपका काम सिर्फ अपना पॉइंट को प्रूव करना नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके वजह से अगर कोई चैलेंज है, अगर आपको लग रहा है कि एज फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू ये बनाना चाहिए, राइट, मे बी इंजीनियरिंग में कुछ चैलेंज है या फिर ऑपरेशंस में कुछ चैलेंज है, यार ये अच्छा तो है पर इसको बनाने में शायद बहुत टाइम लग जाए, या फिर इसको बनाने में हमें कुछ और चीजें फट जाएगा, या फिर व्हाटएवर, ये सब चीजों का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट आप अकेले ले रहे हो, ऐसे डायरेक्टर काउंटर पार्ट्स भी होते हैं, इंजीनियरिंग के डायरेक्टर्स होंगे, एवीपीज वगैरह होंगे, उनके साथ भी हमारा डिस्कशन होगा। तो बैठ के आपस में फिगर आउट करना, अच्छा दिस इज व्हाट वी विल डू, ये सब एन एमिकेबल सिचुएशन में लाना भी मेरा काम है, विच इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन इटसेल्फ, राइट। तो हाँ, ऐसी वाली चीजें होती हैं। अगर आप डेली का पूछो तो डेली का बता पाना मुश्किल होगा, मैं एक एवरेज डे का बता रहा हूँ। मेरे दिन पूरे मीटिंग्स में जाते हैं ऑलमोस्ट, ओके, बैक टू बैक ऑलमोस्ट। अगर मैं लंच का टाइम ब्लॉक ना करूँ कैलेंडर में तो लंच टाइम में भी मीटिंग सेट हो जाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। तो हाँ, मतलब इतने सारे फंक्शंस को देखना पड़ता है, हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ होता है। कभी कभार अगर किसी को अलाइनमेंट चाहिए कि ये ऐसा शायद नहीं कर सकते, चलो इनका वोटिंग लेते हैं या फिर इनका ओपिनियन लेते हैं, तो मीटिंग सेट करते हैं, राइट। कुछ डिपेंडेंसीज होती है तो भी मीटिंग सेट करते हैं। तो हर एक मीटिंग मिनिमम आधे घंटे का होता है, ओके, राइट। कुछ मीटिंग 1 घंटे का होता है, कुछ उससे भी बड़े होते हैं। तो ये पूरा दिन मेरा मीटिंग्स में ही जाता है मोस्टली। तो दिन स्टार्ट होता है डिपेंडिंग, 10 बजे से एवरेज स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट्स अ लिटिल लेट एज वेल, पर मैं मेल्स वगैरह का रिप्लाई करने लग जाता हूँ। सब मेल्स में भी वही चीजें होती है। अगर मेल्स में कुछ रिजॉल्व नहीं हो रहा तो उसका मीटिंग सेट होता है। एवरीथिंग इज अबाउट डिसीजन, ओपिनियन दो कि इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए या फिर क्यों होना चाहिए। स्लैक जो इंटरनल हमारा टूल है, मैसेंजर, वहां पर भी सेम ही चीज होती है। फिर कुछ मीटिंग्स ऐसे होता है जहां मैं अपने टीम्स के काम रिव्यू कर रहा होता हूँ। वीकली रिव्यू एक होता है जहां पे पूरा टीम एक साथ बैठते हैं और 2-3 लोग, सब लोग का टाइम नहीं होता ऑफ कोर्स, वो 2 घंटे का मीटिंग होता है जहां पे 2-3 मे बी 2 लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बताते हैं और पूरा टीम सवाल पूछते हैं उसमें, क्वेश्चंस पूछते हैं टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, फीडबैक देते हैं, उसमें मेरा भी रोल होता है। वो एक है। दूसरा होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेवल रिव्यू, वो स्पोरेडिकली लोग स्केड्यूल करते रहते हैं। अच्छा ये इतना बन गया है, अभी 1 सप्ताह का रिव्यू लेना पड़ेगा बिफोर वी शो इट टू मे बी द सीईओ और समबडी, राइट। तो वो लोग मेरे साथ कुछ 30-40 मिनट का मीटिंग सेट करते हैं। वहां पे वो लोग मुझे वॉक थ्रू देते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ इसमें अच्छा ये ठीक है, इसको ऐसा फिक्स करो, दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाटएवर। अगर पास्ट का कोई नॉलेज है, मैं कहता हूँ अच्छा पास्ट में हमने ये ट्राई कर रखा था, इसमें तब ये प्रॉब्लम आया था, तो अगर ये करना चाहते हो तो उस टीम से एक बार बात करके देख लो, व्हाटएवर, राइट। जो भी मेरे इनसाइट्स है मैं देता हूँ। कभी कभार मैं वर्किंग सेशंस में जाता हूँ। वर्किंग सेशंस मतलब फिग्मा आपको पता है ऑनलाइन टूल है, मैं वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहा हूँ वगैरह वैसे। तो दोनों बस 2-3 लोग कॉल्स में चले जाते हैं और एक साथ फिग्मा में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग सेशन हमारे डेफिनेशन में। तो वहां पे अगर कोई कुछ काम कर रहा है एंड वी फील कि यार ये ठीक सही नहीं हो रहा, ओके लेट्स गो इन वर्किंग सेशन एंड ट्राई टू सॉल्व। तो वो क्या होता है, 1 घंटे टाइम समझ लो, 1 घंटे में 3-4 लोग बैठ के बहुत सारे ऑप्शंस बना लेते हैं, इंक्लूडिंग तब मैं भी काम करता हूँ, राइट। और फिर टुवर्ड्स एंड हम डिसाइड करते हैं अच्छा ये थोड़े अच्छे वाले ऑप्शन है, सबका ऑप्शन एक साथ देखते हैं, अच्छा इन दोनों को मर्ज करके इसका ये आइडिया अच्छा है, इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं। वैसा करके हम थोड़ा क्लोजर लाने की कोशिश करते हैं। दैट्स अनदर काइंड ऑफ मीटिंग दैट आई गेट इनटू। और क्रॉस फंक्शनल टीम्स भी होते हैं हमारे। वीकली WBR कहते हैं, वीकली बिजनेस रिव्यू, व्हिच इज लाइक दूसरे टीम्स के रिव्यू वगैरह में भी मुझे जाना पड़ता है, राइट। बाकी टीम को शायद ना जाना पड़े, वहां भी मेरे ओपिनियंस देने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया, राइट। आई एम नॉट जस्ट डिजाइन थिंग, आई एम ऑर्ग लीडर वैसा। तो हाँ, यही सब चलते रहता है, राइट। यही सब चलते रहता है, हर दिन अलग होता है, राइट। और हफ्ते में हम 2 दिन ऑफिस चले जाते हैं और one-on-ones होते हैं। हर एक टीम मेंबर जो मेरे रिपोर्टीज है, डायरेक्ट रिपोर्ट्स के साथ मेरा बाई वीकली 1-on-1 होता है। हर 15 दिन में एक 1-on-1 होता है, आधे घंटे का मीटिंग, जहाँ पे हम काम की बात नहीं करते पर उनकी करियर की बात करते हैं। ओके, हाउ इज इट गोइंग, कि आपको काम से सीखने मिल रहा है, कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, हाउ कैन आई हेल्प यू। इट इज मोर अबाउट देम,
rather than work. Of course, कभी-कभी वो लोग काम भी रिव्यू करा लेते हैं उसी स्लॉट में, पर वो फिक्स स्लॉट होता है वन ऑन वन बिटवीन ऑल माय डायरेक्ट रिपोर्ट्स, जो कि 2 हफ्ते में एक बार आता है, और मेरे जो इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स है, जैसे कि मतलब मैं स्किप मैनेजर हूं जिनका, उनका महीने में एक बार मैं ये करता हूँ. इसके अलावा वो लोग कभी भी वर्क रिव्यू के लिए कभी भी मेरा कैलेंडर ब्लॉक कर ही सकते हैं. तो या कुल मिला के मैं बस मीटिंग्स करता हूँ. ओके. अभी आज तक आपकी टीम ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए होंगे स्विगी को, तो वैसा कोई प्रॉब्लम की जो मार्केट का सबसे बड़ा पेन पॉइंट हो और वो डिजाइन के हिसाब से आप लोगों ने सॉल्व किया हो, कोई ऐसा केस स्टडी? ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हैं, राइट, पर एवरीथिंग इज न्यू. जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो स्विगी में रेस्टोरेंट लिस्टिंग होता है, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट, वो मैं पिछले 6 साल से उसको डिजाइन कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हुआ है, 6 साल में अलग अलग वेरिएंट्स बनाते हैं, यू नो, मे बी एक बार करके पुश कर दिया, फिर वापस वी आर रिविजिटिंग दैट. सुनने को लगेगा कि सेम चीज को आप पूरे 6 साल से कर रहे हो, बट द रियलिटी इज एवरी टाइम द प्रॉब्लम इज समथिंग न्यू. हर बार हम कुछ नया चीज उसमें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया चीज ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ फंक्शनैलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो कहने को मैं लिस्टिंग पे काम कर रहा हूं, पर इट इज न्यू एवरी सिंगल टाइम, राइट. ये एक होता है. पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा. हर एक भी कोई भी टच पॉइंट ले लो, सबका यही स्टोरी है. रेस्टोरेंट लिस्टिंग तो बस एक चीज है, हर एक चीज को हम रिविजिट करते रहते हैं कि इसको हम और बेटर कैसे बना सकते हैं, इसमें वो वाली फंक्शनैलिटी कैसे ला सकते हैं, या फिर इसमें ये सिचुएशन आ सकता है जो कि सॉल्व नहीं हुआ है. बहुत सारी चीजें है वैसे. तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी एस्पिरेंट्स, कोई डिजाइनर ऐसा है कि जो आगे जाके आप तक पहुंचना चाहता है या फिर आपकी टीम में काम करना चाहता है, राइट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वो सब चीज़ें तो आती ही है, लेकिन एक क्वेरी सबसे ज़्यादा होता है, कई बार कई लोगों को तो प्रॉब्लम सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो वो सबसे बड़ा पार्ट है. तो हाउ यू आइडेंटिफाई कि ओके यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने जैसे बताया ना, कई लोगों को दिखता भी नहीं है, तो आप प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लोग ना बारीकियों को मिस कर देते हैं. डिटेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, क्योंकि आप डिटेल्स को नहीं देखोगे आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा चीज, ये तो है ही ऑलरेडी, राइट. पर जब आप बारीकियों को देखने लगते हो तब आपको लगता है यार कितने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, राइट. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये शायद किसी ने कभी प्रॉब्लम सोचा भी नहीं होगा, राइट. आइटम का जो लिस्टिंग है, एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, आपको आइटम का नाम दिखता है, फोटो रहता है, ऐड बटन रहता है, प्राइस वगैरह कुछ डिटेल्स वगैरह रहते हैं, राइट. वो देख के आप देखोगे तो हाँ ऑब्वियस ही है, ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा और क्या ही होगा, ऐसा लगना चाहिए, राइट. अभी इसमें एक तो बहुत सारी चैलेंजेस होती है जो हमारे हाथ में नहीं होता है. एक है फोटोज, राइट. फोटोज सबका नहीं होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता. अगर रेस्टोरेंट के पास कोई फोटो है नहीं, वो अगर फोटोग्राफी में पैसे खर्च नहीं कर रहा है, वी कांट रियली डू एनीथिंग. पर हमें पता है कि फोटोज होने से लोगों को बेटर लगता है, ज्यादा बिकता है. आप फोटो देखोगे तभी तो लगेगा हाँ ये खाने का मन कर रहा है, राइट. पर हमें ऐसा डिजाइन बनाना पड़ रहा था कि फोटो हो चाहे न हो, आपका एक्सपीरियंस में खराबी नहीं आनी चाहिए, राइट. तो अभी मैं बोल रहा हूं तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्विगी में कैसा है, जोमैटो में कैसा है. देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल दिस थिंग्स वर नॉट देयर, राइट. मुझे याद है, मैं और मेरे जो मैनेजर है, हु इज द वीपी ऑफ डिजाइन, ही इज द हेड ऑफ डिजाइन एट स्विगी, श्रीनाथ. तब कोविड के पहले की बात है, मैं और श्रीनाथ मेरे डेस्क में एक लैपटॉप में काम कर रहे थे, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे, बना रहे थे. अब प्रॉब्लम यह है कि हम स्विगी में कभी प्लेस होल्डर इमेज नहीं दिखाते हैं. प्लेस होल्डर मतलब अगर इमेज नहीं आया, उसके पीछे एक और इमेज आपको दिखेगा. वी डोंट बिलीव इन दैट, राइट. प्लेस होल्डर क्यों दिखना चाहिए? इमेज है तो देखो, वरना नहीं दिखाओ, राइट. आइडियली सारे इमेज होने चाहिए. तो नॉर्मल जो रूल था ना पहले उस टाइम में, कि लेफ्ट में इमेज लगा दो, फिर यहाँ पे नाम लिख दो, यहाँ पे ऐड, ठीक है, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. आप फोटो देखोगे, फिर आप नाम पढ़ोगे, फिर आपको पसंद आया, प्राइस वाइज देखोगे, तो आप ऐड करोगे. अब इसमें प्रॉब्लम था कि हम प्लेस होल्डर इमेज नहीं लगाते. अगर लेफ्ट में किसी का इमेज नहीं है और अगर हमने इमेज हटा दिया, तो वो लाइन होगा एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट होगा. इमेज है तो यहाँ पे इमेज होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके. अगर कोई सुनेगा तो लगेगा हाँ ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, पर उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अगर कोई ऐसा स्कैन करके पढ़ रहा है, कुछ नाम वो यहां से पढ़ रहा है, कुछ नाम वो यहां से पढ़, जो कि अच्छा नहीं है. स्कैनिंग पैटर्न एक होता है, एक टेक्निकल टर्म यूज करता है, एफ पैटर्न कहते हैं. एफ पैटर्न में लोग पढ़ते हैं, राइट. तो हर चीज एक चीज से स्टार्ट होने से बेटर होता है. तो ये बड़ा प्रॉब्लम था, राइट. तो हमने सोचा ओके क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा चलो इमेज को दूसरे साइड में लेके जाते हैं.
तो हमने क्या किया, इमेज को राइट हैंड साइड में ले गया। अब इमेज को राइट हैंड साइड में ले गया तो ऐड बटन कहाँ रखेंगे, ऐड बटन नहीं रख सकते हैं। आइडियली हम नाम के बिल्कुल बराबर वहीं पे ऐड बटन रखना चाहिए, क्योंकि नाम पढ़ के आप ऐड करते हो। इमेज डालेंगे तो ऐड बटन कहाँ होगा, वो प्रॉब्लम था। उसको ऊपर डालेंगे तो लगेगा ये अलग चीज हो गया, उसको नीचे डालेंगे तो लगेगा यार ये भी उसका पार्ट नहीं लग रहा है। तो हमने सोचा चलो उसको थोड़ा ओवरलैप कर देते हैं कि आधा ऐड बटन इमेज के ऊपर होगा ताकि इमेज कवर ना हो और उसका पूरे का पार्ट भी लगे। पर उसमें भी हमारा डाउट था कि मतलब जिसमें इमेज नहीं है ऐड बटन बिल्कुल नाम के बराबर सेम लाइन में होगा, जिसमें इमेज है वहां पे वो नीचे होगा क्योंकि इमेज के ऊपर है। हमने सोचा यार ये एक प्रॉब्लम तो है पर ठीक है ट्राई करके देखते हैं। और जब हमें बनाने लग गए ना, मैं और मेरे मैनेजर हम लोग एक साथ कर रहे थे तो बोला लगी हाँ सही तो लग रहा है, शायद इसमें कुछ बन सकता है। तो ये जब फाइनली बना, आई स्टिल रिमेंबर श्रीनाथ ने मुझे कहा था सप्ताह आई थिंक वी हैव क्रैक्ड इट, दिस इज गोइंग टू फ्लाई। बोला यू सी द इंडस्ट्री विल कॉपी दिस। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये कहा, राइट। मुझे आज तक याद है। तो फिर हमने वो जाके रिलीज किया एंड इट एक्चुअली हैपेंड। आज आप देखोगे दैट्स अ नॉर्म, दैट्स अ नॉर्म। सब ने सारी जो और कंपनीज है नॉट जस्ट इन इंडिया इवन बियॉन्ड, एवरीवन फॉलोड सूट। अभी आप देखोगे तो किसी को याद भी नहीं होगा ये पहले किसने बनाया था, स्विगी ने, जोमैटो ने या फिर उबर ईट्स ने, किसी को याद नहीं है। नीदर डू वी केयर बिकॉज कुछ चीजें हम पहले बनाते हैं, कुछ चीजें और पहले बनाता है। बट दिस आई रिमेंबर बिकॉज आई पर्सनली वर्कड ऑन इट और हम दोनों बैठ के बना रहे थे एंड ही एक्चुअली सेड इट, वी हैव अ विनर हियर। हाँ उन्होंने ये कहा था, वी हैव अ विनर हियर, यू सी दिस विल इंडस्ट्री विल कॉपी दिस। तो इट इज लाइक कि एक डिजाइनर के बतौर अंदर से खुशी का माहौल रहता है कि यार मैंने ये अब देखा, ये इनोवेशन मैंने किया था। इट्स रॉन्ग टू से मैंने किया था बिकॉज़ इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। यस हमने किया था, पर वो एक इसलिए है क्योंकि बहुत पहले 4 साल पहले बनाया था और वो पार्ट ना आज तक चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। आप देखोगे लिस्टिंग का स्ट्रक्चर वही है, ऑल्दो हमने बहुत सारी चीजें हमने ऐसा डिसीजन लिया था कि कुछ चीजों में अगर इमेज है और नाम एक छोटा लाइन है, इडली समझ लो, तो यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना छोटा लगेगा, उसको बैलेंस कैसे करें। तो हमने कहा चलो ठीक है, वेज आइकन जो नॉन वेज आइकन है उसको एक ऊपर लेके जाते हैं ताकि एटलीस्ट थोड़ा स्पेस हो। फिर बाजू में लेफ्ट स्पेस बच रहा है, उसमें क्या करेंगे, बोले हाँ उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि हम टैग्स तो वैसे भी डालते हैं, वो टैग्स वहां पे अच्छे से ऐसे बना देंगे, टैग्स बैठ जाएगा। तो उसमें बहुत सारा सोचना पड़ता है कि हर एक केस में इट्स नॉट ऑलवेज एन आइडियल केस। आप चिकन बिरयानी विद रायता लेके हम ब्यूटीफुल लिस्टिंग नहीं बना सकते हो। कभी कभार आपको सिर्फ इडली एक लाइन का चीज आएगा, कभी कभार आपको एक ऐसा आइटम मिलेगा उसमें डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, इमेज नहीं है। वो सब चीजों को सो दैट इट वर्क्स परफेक्टली आपको इंश्योर करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। इसी को मैं कह रहा हूँ डिटेल्स, हर एक डिटेल्स को परख के देखना पड़ता है। ओनली देन यू एंड अप मेकिंग समथिंग व्हिच इज ओके गुड टू सम एक्सटेंट, राइट। जैसे कि आपने बताया सप्ताह जी कि आपका पूरा दिन मीटिंग्स में जाता है, राइट, तो आप कभी भी कुछ डिलीवर करना हो तो डेडलाइंस होती है, तो ये डेडलाइंस आप कैसे मैनेज करते हैं? डेडलाइंस एक तो डेडलाइंस हम ही डिसाइड करते हैं सब मिलके, राइट, कि इस एक काम अगर आता है तो हम डिसाइड करते हैं इसको काम करने में इतना टाइम लगेगा। बट उतना भी सिंपल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसको करने में मुझे 7 दिन लगेगा तो 7 दिन मिल गया, राइट। उसमें भी नेगोशिएशंस होते हैं, ये 7 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इंजीनियरिंग टाइमलाइन ये होगा, वो हम विल मिस द लाइन वगैरह वगैरह, राइट। तो उसमें भी नेगोशिएशंस होते हैं। पर वही एट द एंड ऑफ द डे हम अग्री करते हैं कि इस डेट तक खत्म हो जाना चाहिए और फिर हम वो इंश्योर करते हैं, मेक श्योर हमें पता है कि अगर अगले थर्सडे को उसको हमें डिलीवर करना है डिजाइन, ताकि डेवलपर्स चालू कर सके, हमें डेव वॉक थ्रू करना है, तो हमें पता है कि थर्सडे को करने के लिए हमें मिनिमम एक रिव्यू पिच मंडे को होना ही पड़ेगा एट वर्स्ट, और उसके बाद एक और रिव्यू का भी हम बफर रखते हैं। अगर उस रिव्यू में ज्यादा फीडबैक आ गया तो एक और रिव्यू जरूरत पड़ सकता है, तो वो हम चल के मतलब डेडलाइन को लेके हम चलते हैं, राइट। दैट्स आइडियल केस। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर वैसा हुआ देन अगेन वी कम इनटू द पिक्चर, नेगोशिएशन, राइट। क्यों लग रहा है ज्यादा टाइम, तो इफ देयर इज अ वैलिड कॉज कि ऐसा हो गया इसके वजह से हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, देन वी सी, बिकॉज एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। कोई आपको एकदम सूली पे नहीं चढ़ा देगा अनलेस यू हैव डन समथिंग टेरिबली रॉन्ग। खैर सूली पे तो कोई नहीं चढ़ाता है, पर फिर भी एवरीथिंग इज जस्टिफाइबल, एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है। आप एक बिल्डिंग नहीं बना रहे हो कि एवरीथिंग इज सेम। आप एक ऐसा चीज बिल्ड करो जिसमें बहुत सारे अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटीज आ सकता है, डेडलाइंस मिस हो सकता है। as long as you are taking proper steps to mitigate that delay, I think we are good. Okay. और जैसे कि आपने बताया कि आपकी जर्नी स्टार्टिंग स्टूडेंट से लेके यहाँ तक पहुंची है, राइट,
तो ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। राइट। तो आप प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं? आप क्या ऐसे चीज़ें करते हैं डे टू डे लाइफ में? आप कैसे एक्टिविटीज ऐसे करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है अभी? प्रोडक्टिविटी उतना नहीं पता, पर ठीक है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई वुड लाइक टू बिलीव मैं डिसिप्लिन हूँ। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आप डिसिप्लिन होते जाते हो, मुझे लगता है, राइट। आई थिंक आई वॉज नेवर as concerned about my health, my body, my skin, my hair as I was in my 20s. 30 साल हो चुका है मेरा अभी, राइट। मैं अभी ज्यादा सोचता हूँ क्योंकि आपको पता है कि बॉडी इज विथ यू, यू हैव बिकम मोर डिसिप्लिन एंड ऑल। तो वो है डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप कुछ एक चीज कमिट करके रखते हो उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करने के लिए आपको कुछ नया चीजें सीखने की जरूरत पड़ना हो सकता है, कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ सकता है, कुछ चीजें लिखने की जरूरत पड़ सकता है, कुछ कम्युनिकेशंस करने की जरूरत पड़ सकता है। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस डिसिप्लिन लेवल नेचुरली बढ़ जाता है क्योंकि आप एक एस्टैब्लिश्ड फिगर बन जाते हो और आपकी कही हुई बात सब लोग बहुत रेस्पेक्ट करके सुनते हैं, मानते हैं। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यू शुड बी ब्रेकिंग दैट, राइट। क्योंकि अगर आपको सब इतना मानते हैं, आप गलती कर सकते हो पर उतना ऑफन गलती नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि लोग आपको मान के बैठे हुए हैं, राइट। कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसकी वजह से भी डिसिप्लिन नेचुरली बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता है कि यू विल हैव टू गो देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। तो यू नेचुरली स्टार्ट डूइंग थिंग्स, प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल्स नेचुरली थोड़ा कम हो जाता है, ये सब होता है। और ऊपर से मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा ये देखता हूँ व्हाट इज द एंड गोल, मैं ये क्यों बना रहा हूँ। मैं वो सोचता हूँ कि ये जब ऐप में जाएगा मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, सब लोग देखेंगे, पूरा इंडिया वो देखेंगे। अगर उसमें मैं अच्छा काम नहीं किया तो लोग कहेंगे यार इन्होंने क्या बेकार काम किया है, राइट। वो मुझे मोटिवेट करता है। द फैक्ट दैट स्विगी इज दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, आई नो दैट आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनी ऑफ यू स्विगी क्या है, आप लोगों ने सबने यूज कर रखा है। yes. आज अगर मैं कुछ फीचर बनाता आप सब लोग उसको यूज करेंगे, राइट। और आप लोग मुझे जानते भी है, आप सोचो कि ये सप्ताह की टीम ने बनाया, राइट। दैट गिव्स मी द मोटिवेशन। मैं वो सोचता हूँ। किसी ने अगर ट्विटर में एक स्क्रीनशॉट डाल के थोड़ा प्रेज कर दिया किसी ने कि स्विगी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, दैट इज माय मोटिवेशन, राइट। मैं वो सब के लिए वेट करता हूँ। कभी होने से इमीडिएटली मैं टीम के साथ शेयर करता हूँ, देखो ग्रेट, बहुत अच्छा हुआ है, राइट। तो ये यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट ड्राइव्स यू। एक बार वो मोटिवेशन अगर आपके पास है और अगर आपके पास यू हैव इनफ रीजंस टू बी दैट डिसिप्लिन्ड, आई थिंक आप प्रोडक्टिव नेचुरली बन जाओगे, आप नेचुरली प्रोडक्टिव बन जाओगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है काम करने का। आपने आंसर दे दिया, राइट। ओके। सो इन योर जर्नी ऐसा कोई फेज आया जिसमें आपको कोई सक्सेस मिला और आप इतने मतलब ऐसे फील हुआ कि ये सक्सेस है मेरे लिए, या ऐसा कोई चैलेंजेस है जो आपने ओवरकम किया अपनी ये जर्नी में? Challenges, yes. Successes भी, yes. There had been many, which really made me feel very good. Challenges, yes, हुए थे। जब मैं फर्स्ट जॉब किया था ना हाउसिंग में, तो कुछ आधा एक महीने के बाद मुझे बहुत खराब फीडबैक मिला था कि तुम्हारा काम सही नहीं हो रहा है। लिटरली बहुत ब्लंटली उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम सही ने काम नहीं किया तो तुमको निकाल देंगे, राइट। एकदम इतना ब्लंटली भी नहीं, थोड़ा बेटर वे में बोला था, पर यही मीन कर रहे थे कि बेटा सुधर जाओ वरना जॉब से हाथ धो बैठोगे, राइट। तो वो मेरे लिए एक लो पॉइंट था, पर मैंने उसे पॉजिटिवली लिया। वही फेस के वजह से आई थिंक मैं इतना डिटेल्स आज ऑब्जर्व कर पाता हूँ, क्योंकि कंपल्शन होती है, राइट। जब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं ना, जब आप उस सिचुएशन में होते हो आप कुछ चीजें नेचुरली करने लगते हो एंड दैट बिकम्स योर हैबिट। मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। तो उस फेज में जब मुझे खराब फीडबैक आया था, मुझे पता था कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आई कांट अफोर्ड टू लूज दिस जॉब। श्योर आई हैव माय फॉल बैक ऑप्शन, मैं एमबीए करूंगा, पर इसमें तो अच्छा फाइट दे दूं पहले, राइट। तो तब मैं बहुत सारी चीजें करता था, मैं बहुत सी चीजें पढ़ता था, दूसरे लोगों के फाइल्स खोल के एक एक चीजें देखता था, एक एक चीज को सवाल उठाता कि ये दो अगर चीजें हैं, इन दोनों के बीच में 8 पिक्सल्स का गैप है, क्यों है? ये 8 की जगह 12 होता तो क्या डिफरेंस होता, राइट। मैं ऐसी चीजें पूछता था। ये अगर ये फॉन्ट साइज ये है, लाइन हाइट इसका इतना क्यों है? अगर मुझे कुछ चीजें अपने आप समझ आ जाता था, कुछ चीजें मैं जाको अगले दिन को पूछता, मैं तुम्हारा फाइल देख रहा था, आई सॉ यू हैव डन दैट, ये ऐसा क्यों था, व्हाई नॉट दैट, तो मुझे बताते थे। These were eye-opening things for me. इससे I saw the value of details, कि details से कितना मैटर करता है, because I know that अगर मैं उसमें थोड़ा भी कर दूं तो it starts looking and feeling very different way.
तो वो फेज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। ये मैं कहूंगा एक लो पॉइंट था, बट देन द लो पॉइंट एक्चुअली हेल्प मी टू बी वेयर आई एम टुडे। वो एक है। सक्सेसेस यार काफी हुए हैं। जब भी कुछ प्रेज वगैरह मिलता है बहुत अच्छा लगता है, यू नो, बी इट फ्रॉम पब्लिक आउटसाइड ऑन प्लेटफॉर्म, यार इवन विद एन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अच्छा बात बोलता है, यू नो, सीईओ ने आके बोल दिया कि ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा लगता है बहुत, यू नो। या फिर जो नॉर्मली पर्सनल ग्रोथ भी होता है, प्रमोशन हो गया या सैलरी हाइक्स हो गया, उसमें भी आपके दिमाग में होता है ना ओके बेंचमार्क, यू नो, एक दिन में उतना कमाऊंगा, और जब आप उतना कमाने लगते हो तो आपको लगता है अच्छा ठीक है। इट इज जस्ट दैट लिटिल जॉय इनसाइड यू। इट्स नॉट दैट, यू नो, आप जाके बहुत कुछ करोगे। थोड़े टाइम के लिए अंदर में अच्छा लगता है, हाँ हुआ है, मे बी आप अपने फैमिली को बताते हो एंड देन यू जस्ट हैव अ लिटिल गुड टाइम। तो हाँ, वैसे स्मॉल स्मॉल विंस आई वुड से। ऐसा कोई मेमोरेबल जो पर्टिकुलर आप मतलब जब भी सक्सेस कीवर्ड आपके माइंड में है तो वही याद आता है पहले, ऐसा कोई मेमोरेबल है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। पर मैं कहूंगा खुश में शायद सबसे ज्यादा हुआ था जब मुझे हाउसिंग का जॉब लगा था। राइट, सबसे ज्यादा खुश मैं तब हुआ था क्योंकि मैं कह रहा था ना, उसके पहले जो एमएनसी का जॉब था मुझे लग रहा था यार उससे तो बेटर हो सकता है। उस फीलिंग के जब आप बाद आपको जब जॉब लगा, जब आप सेल्फ बहुत डाउट कर रहे थे कि मैं अच्छा हूं कि नहीं, वो जॉब मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। बाकी सारे जॉब्स जो थे, इट्स नॉट दैट मेरे पुराने जॉब से मैं पक गया था, कभी नहीं हुआ। मैं जब हाउसिंग में था मुझे हाउसिंग अच्छा लगता था, पर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी इन जीटा, राइट। तो मुझे काफी सोचना पड़ा, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। सेम विद स्विगी, जीटा में सब कुछ सही था, जाऊं कि नहीं जाऊं, मैंने काफी सोचा, काफी डेलिबरेट किया, राइट। तो ठीक है, आई वाज हैप्पी दैट आई गॉट ऑल दोस ऑफर्स, बट आई थिंक आई वाज हैप्पीएस्ट व्हेन आई गॉट हाउसिंग का जॉब, राइट। सो व्हेन आप जब स्विगी में कुछ डिजाइन्स बनाते हैं, राइट, तो स्विगी की ऑडियंस पूरा इंडिया है और अलग अलग पार्ट में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लोग रहते हैं। तो ये सबको कॉम्बिनेशन रख के आप डिजाइन्स में से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं कि सबके लिए वो एक्सेसिबल हो, यूजेबल हो? ऐसी क्या चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं? हम ध्यान रखते हैं, पर हमें और भी ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और लोग बहुत ही अलग है हर एक जगह पे। आप एक से दूसरे स्टेट में जाओ आपको बहुत ही अलग जाके लोग दिखेंगे। आप एक बड़े सिटी से थोड़े छोटे जगह में आ जाओ आपको बहुत ही अलग डेमोग्राफिक्स दिखेंगे। उनका सोचने का तरीका अलग होता है, उनका स्पेंडिंग पैटर्न अलग होता है, उनको लाइफ में क्या चाहिए वो अलग होता है, वो दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो हमें अलग अलग चीजों में सोचना पड़ता है, राइट। और ये सिर्फ अकेले मेरा जॉब नहीं है, ये एक स्विगी लेवल का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, ये एक स्विगी लेवल का चैलेंज है। और कोई भी कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करता है, जिनका इतना बड़ा यूजर बेस है, उनका ये चैलेंज रहेगा ही। तो हम लोगों को अलग अलग कोहॉर्ट्स में बांट देते हैं, यू नो, बहुत अलग अलग तरीके, बहुत सारे कोहॉर्ट्स है हमारे पास है, यू नो। एक तो सिंपली स्पेंडिंग पैटर्न के हिसाब से, यू नो, जो हम P1 P2 P3 यूजर्स कहते हैं उनको, राइट। P1 आर द वंस जो कि काफी स्पेंड करते हैं, वो मे बी इट्स नॉट जस्ट फॉर डिस्काउंट्स बट दे आर बाइंग फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि उनको वो कन्वीनियंस चाहिए, दे डोंट माइंड पेइंग दैट एक्स्ट्रा मनी टू गेट इट डिलीवर्ड फास्टर वगैरह वगैरह। वो एक कोहॉर्ट हो गया, राइट। उनको हम जिस तरह से ट्रीट करेंगे विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मे बी अ P3 यूजर जो कि थोड़े डिस्काउंट सेंसिटिव होते हैं। एक कॉलेज का कोई स्टूडेंट समझ लो, उनको सबसे बेस्ट वाली डील चाहिए होती, वो होता है, राइट। अब बड़े और छोटे शहर में भी काफी फर्क हो जाता है। तो एक बैंगलोर जैसे शहर में आप अगर खुद बाहर जाके समोसा लाने जाओ, आपको मिनिमम 40 से 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक ही है, आप गाड़ी निकाल के जाओगे तो, राइट। तो वहां पे डिलीवरी मेक्स अ लॉट मोर सेंस, क्योंकि आप घर बैठे आप वो सारे हैसल स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ 25 30 या 40 रुपए का डिलीवरी फी देके। हालांकि एक छोटे शहर में जाओगे, मे बी सूरत ऑल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी, ये सब चैलेंजेस नहीं होता है। अगर मैं किसी को 2 समोसे खरीदने के 30 रुपए का डिलीवरी फी मांग रहा हूँ, वो बंदा कहेगा मैं स्कूटर में बैठूंगा, अभी 10 मिनट में जाके लेके आऊंगा, मैं क्यों दूं तुमको 30 रुपए, राइट। बट विल स्टिल हैव टू मेक इट मीनिंगफुल फॉर देम। तो उसको उनको भी हम अलग कोहॉर्ट ग्रुप्स में रखते हैं, और सबके लिए थोड़े बहुत अलग अलग हम कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने बहुत ही अलग कर रखा है कि सबके लिए इट इज वर्किंग परफेक्टली, नो, इट इज नॉट वर्किंग परफेक्टली फॉर एवरीवन, वी नो दैट, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थिंग। we keep improving each other. Like next week I'm going to another tier 2 city in Rajasthan में उदयपुर जा रहा हूँ for user research, just to understand कि वहाँ के लोग कैसे ऑर्डर करते हैं, उनके लिए खाना क्या मीन करता है, वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है। मैं ऑन ग्राउंड जाएंगे, हम बहुत सारे लोगों से बातें करेंगे, बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स, रेस्टोरेंट पार्टनर से बातें करेंगे इनसाइट्स के लिए। यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते राजस्थान वाला ही। तो जैसे कि आप राजस्थान जाते हो,
अब आप यूजर को देखते हो कि ये यूजर है, तो ऐसे यूजर्स पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि इनको मिलना है और क्या चीजें पूछनी है, राइट? ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप? सबकी प्रोफाइलिंग होती है। प्रोफाइलिंग मतलब हमें पता रहता है कि हमें ऐसे एक यूजर से मिलना है, राइट? इनका डेफिनेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन एक्चुअली चूज कि मुझे एक ऐसे यूजर से बात करना है जो कि 2 महीने पहले तक स्विगी बहुत ज्यादा यूज करता था, अभी अचानक नहीं यूज करता है, अभी वो कंपटीशन का प्रोडक्ट यूज करता है, या फिर जो ओला उबर बहुत यूज करता है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता है, अमेजोन से उतना नहीं करता है। वी कैन गो दैट ऑलमोस्ट दैट डिटेल्ड एंड रिक्रूट समवन हु फिट्स दैट कैटेगरी। एजेंसीज होते हैं, सब हम जाके नहीं करते, राइट? एजेंसीज को बताते हैं कि ये क्राइटेरिया हमें चाहिए, हमें रिक्रूट करके दो, वो लोग देंगे, उनके पास ये सब प्रोफाइल्स होते हैं। तो वी कैन डिफाइन व्हाट क्राइटेरिया वी वांट एंड वी कैन फेयरली अज्यूम कि डिसेंट उस तरह के लोग मिल जाएंगे। और ऐसे जैसे कि आपने एजेंसी बताई, राइट, तो ऐसे प्रोफाइल ढूंढने के लिए ऐसे कोई टूल्स वगैरह कुछ होते हैं जिसे इजीली? टूल्स का मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइक आई सेड, राइट, ठीक है, स्विगी थोड़ी रिलेटिवली बड़ी कंपनी है, तो उतना हेड स्क्रैच नहीं करना पड़ता है। हम बस रिक्वायरमेंट दे देते हैं। सो देयर आर एजेंसीज, लोग होते हैं जिन जो हमें लाइक से रिक्रूटिंग एजेंसी, हम इसको रिक्रूटिंग ही कहते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट फॉर जॉब, पर यूजर रिसर्च के लिए रिक्रूटिंग का वर्ड ही यूज किया जाता है। तो उनको बताया जाता है कि यूजर रिसर्च के लिए ये सब चाहिए, वो उनका हेडेक है, हाउ दे आर फिगरिंग इट आउट। सो वी यूज दिस एज अ सर्विस फ्रॉम अदर एजेंसीज। अभी जैसे चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, राइट, तभी से एआई सभी जगह पे हो रहा है, तो ये सिर्फ हाइप है या एक्चुअल में एआई अभी एंटर कर चुका है? व्हाट इज योर वो ओपिनियन? एआई टोटली एंटर कर चुका है, टोटली एंटर कर चुका है, हर चीज में इंटीग्रेटेड है, राइट? अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो सिंपल एक कॉपी लिखने से लेके इमेज जनरेशन तक ऑलरेडी आपको स्विगी ऐप में दिखने लग जाएगा। लाइक अगर आप सूरत में होम पेज में खोलेंगे, जो बड़े बड़े आपको टाइल्स दिखते हैं फूड इंस्टामार्ट, उनके अंदर जो इमेजरी है एवरीथिंग इज एआई जनरेटेड। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसे डेटा क्रंचिंग की बात करो तो वो एक एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है कुछ लोगों के पास गया है, विच इज लाइक ए समरी ऑफ अ रेस्टोरेंट बेस्ड ऑन ऑल द फीडबैक। कुछ रेस्टोरेंट्स के अगर आप अंदर जाओगे, आप ऑर्डर करते हो, आप भी ऑर्डर करते हो, तो आप कुछ फीडबैक लिखते हो ना, रेटिंग रिव्यू वगैरह। यस। अब उसमें सोचो इतने सारे रिव्यूज है, कौन पढ़ेगा बैठ के, राइट? ठीक है, आप एट बेस्ट 2-3 रिव्यू शायद पढ़ोगे, राइट? उससे आपको शायद पूरा पिक्चर ना पता चले। तो हमने क्या है कि क्या हम एआई को वो पढ़ा सकते हैं? अगर एक इंसान को पूरे 500 रिव्यूज पढ़ के एक समरी लिखना पड़े, बहुत टाइम लगेगा। एआई वो चुटकी में कर देता है। तो वो इंटीग्रेशन हमारे है कि एक चैट जीपीटी और आई डोंट नो व्हिच मॉडल आप पीपल आर यूजिंग एग्जैक्टली, कि वो सारे रिव्यूज पढ़ के उसका एक छोटा सा 2-3 लाइन का समरी लिख दे, ताकि यूजर को पता चले अच्छा इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये व्हाटएवर है, ये ऑर्डर करना चाहिए, ये ऑर्डर नहीं करना चाहिए। तो ये सब ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है स्विगी में, और भी बहुत सारी चीजें फ्यूचर में आएंगी। एज अ डिजाइनर, एआई का यूज कोई डिजाइनर इमेज जनरेशन एंड कॉपी राइटिंग के अलावा किस चीज पे कर सकता है? बहुत सारी चीजों में कर सकता है, पर चीजों का एफिशिएंसी शायद 100% ना हो। ये एक गलती हम कर बैठते हैं कि जब हम एआई या फिर ऐसा कुछ सोचते हैं, हमें लगता है कि पूरा चीजें उसी से करवाना है। ऐसी कोई बात नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अ टूल। अगर जब मैं एक ऐप बना रहा हूँ, सिंपल मैं अगर ऐप बना रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि फिग्मा में बनाते हैं ऐप। नो, नॉट रियली। फिग्मा इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स। मे बी आई एम यूजिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑन फिग्मा। देयर आर मेनी अदर टूल्स दैट आई एम यूजिंग। मे बी मैंने कुछ चीज इलस्ट्रेटर में बना के ऐप इंपोर्ट किया, कुछ इमेज क्रॉप करना था, मैं फोटोशॉप में करा के लाया, मे बी मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ कुछ और टूल में, राइट? सिंपल अगर मैं फिजिकल का वर्ल्ड का लूं, एक टेबल ले लो। एक टेबल बनाने के लिए कारपेंटर को ये बोला जाता है कि ये टेबल है, टेबल ऐसी होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन डिजाइन उनको बताया जाता है, वो बनाते हैं। और वो कारपेंटर नहीं कहता कि मैं पूरा टेबल सिर्फ हथौड़े से ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जब हथौड़ा चाहिए होता है, हथौड़ा यूज करता है। जब हैक्सॉ चाहिए होता है, हैक्सॉ यूज करता है। जब वो प्लेन चाहिए होता है, प्लेन यूज करता है। सब कुछ मिला के वो जाके वो टेबल तैयार करता है। एआई भी वैसा ही है, ये एक औजार है। आपको पता होना चाहिए कि कब किस तरह से एआई यूज करेंगे और उसके ऊपर आप क्या करेंगे ताकि वो आपका यूजेबल बने। एआई भी वैसा ही है फिलहाल। इसका प्रोडक्टिविटी, उसका क्वालिटी ऑफ आउटपुट दिन ब दिन बेटर हो रहा है और बेटर होगा। तो आज के डेट में आप वायर फ्रेम्स वगैरह बना सकते हो, आप इवन ऐप की कुछ विजुअल्स बना सकते हो, पर वो सब डायरेक्टली यूजेबल कुछ भी नहीं है। मे बी आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। कभी कभार बिल्कुल अटक गया, आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो रहा है कि कैसे बनाओ, तब आप एआई के डाल के आप थोड़े रेफरेंसेस देख लो, अच्छा ऐसा हो सकता है, राइट? फिर आप उसको बनाओ, राइट? तो आपका जो, इट्स नॉट दैट एआई आपको बना के दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
शायद फ्यूचर में कभी हो, बट इट इज नो वे क्लोज टू दैट। पर आपको आइडियाज बहुत मिल जाएंगे, ताकि जो आप टाइम में बैठ के आप फालतू में सोच रहे हो क्या करेंगे, उसका टाइम थोड़ा कट शॉर्ट हो सकता है। सो राइट नाउ एआई इज डेफिनेटली डूइंग दैट। और एआई जो है उसकी वजह से लोगों की जॉब चली जाएगी, जॉब खा जाएगा एआई, आपको क्या लगता है? जो लोग टॉप ऑफ द पिरामिड है उनके नहीं जाएंगे, पर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उनके जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक वीडियो मैं भी बनाता हूँ, राइट? तो वीडियो में कैप्शंस, जो सबटाइटल्स आता है ना, कुछ सालों पहले ये एक जॉब होता था। लोग वीडियो को देख देख के उसके सबटाइटल्स मैनुअली टाइप करते थे और टाइम फ्रेम के हिसाब से डाल के एसआरटी फाइल जो आता था वो आपको देते थे, इसके पैसे लेते थे। 500 से 1000 रुपए लेते थे एक वीडियो का सबटाइटल लिखने के लिए। आज के डेट में ये पूरा ऑटोमेटेड है। ये प्रीमियर प्रो जैसे टूल्स में इंटीग्रेटेड रहता है, या फिर कैप्शंस वगैरह मोबाइल ऐप होता है उसमें भी एक क्लिक में ये सब बन जाता है, राइट? तो वो बंदा जिसका रोजी रोटी था कैप्शंस लिखना, उसका जॉब गया। There's nothing that can save that person. तो आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हैं। Are you working on something that is replicable? In general, अगर कोई भी जॉब में you're not doing a lot of thinking, you're not using a lot of your brain, yes, replicate हो सकता है। जो भी इन्होंने सवाल पूछा उसी सवाल का थोड़ा सेम जैसा ही सवाल, कैन एआई रिप्लेस ग्राफिक डिजाइनर और यूआई यूएक्स डिजाइनर? दूसरे फील्ड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ ये आंसर चाहिए कि कैन एआई रिप्लेस यूआई यूएक्स डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर? देखो, ये आंसर ना डायरेक्ट यस और नो में आंसर करना इस मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ये टाइटल्स बड़े मिसयूज्ड है। यस, टाइटल्स बड़े मिसयूज्ड है। आई थिंक मैं कल भी किसी को एग्जांपल दे रहा था, यूएक्स डिजाइनर, अगर मैं सिंपल एक टर्म लूं, आई एम आल्सो यूएक्स डिजाइनर। एक बच्चा जो सीख रहा है, दैट पर्सन इज आल्सो यूएक्स डिजाइनर। या फिर कोई द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो तोड़ू कहीं बैठ के कुछ बड़ा एप्पल का प्रोडक्ट बना रहा है, आई डोंट नो, राइट? दैट पर्सन इज आल्सो इन अ वे यूएक्स डिजाइनर। हम तीनों का टाइटल सेम है, बट दैट डजंट मीन दैट वी आर डूइंग द सेम वर्क। यस, हम तीनों में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, राइट? तो इसीलिए कह पाना कि एआई आके यूएक्स डिजाइनर को खाली कर देगा, नो, दैट इज टफ टू से। इसीलिए मैं कह रहा हूं पिरामिड, कुछ लोग दे आर द टॉप ऑफ देयर गेम, देयर आर पीपल हु आर एट द मिडिल एंड द बॉटम ऑफ देयर गेम। टॉप ऑफ द पिरामिड, आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट उनको शायद कुछ नहीं होगा। कंडीशंस अप्लाई, मैं कंडीशंस बताऊंगा। मिडिल एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड वी डोंट नो, बिकॉज वो यूएक्स डिजाइनर का टाइटल अपने आप को कह के क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं, शायद वो बैठ के कोई और बोल रहा है, वो बस फिग्मा में कुछ बना रहा है। अगर वैसा हो तो श्योर जाएगा। अगर वो उससे बियॉन्ड कर रहा है, अगर वो दिमाग यूज कर रहा है, सोच रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, तो शायद नहीं जाएगा, राइट? तो इसलिए टाइटल के हिसाब से बोल पाना, इट इज रियली टफ। तो इट इज लाइक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहां पे जो बंदा उसके दिमाग के इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहा है, दे कैन रिप्लेस। सी इट इज लाइक, आई विल टेल यू, आपके फोन में बैटरी है, हाँ, राइट? तो वो बैटरी जब खत्म होने लगता है, आप उसमें बैटरी पैक लगाते हो, पावर बैंक लगाते हो, राइट? और पावर बैंक लगाते ही आपका बैटरी का लाइफ दुगना हो जाता है, राइट? क्योंकि उसमें अभी 10,000 मिली एम्पायर और लगे, दुगना नहीं, चलो 4-5 गुना हो जाता है, तो वही हो जाता है। एआई थोड़ा वैसा है, राइट? ऐसा नहीं कि आपको आप कहोगे पावर बैंक मार्केट में आ गया, क्या मेरे फोन का बैटरी अभी जरूरत नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स जरूरत पड़ेगा, राइट? आपकी फोन की बैटरी चाहिए, पर वो बैटरी पैक अभी आ गया है। जो फोन आप बिना चार्जर का पहले 1 ही दिन चला पाते थे, अब आप 3 दिन चला लोगे, राइट? सो ऐसा भी कह सकते हैं कि एआई आने से अगर कोई बंदा जो अपग्रेडेशन के लिए 110% कभी भी तैयार है, उसका मार्केट बूम करने वाला है। यस, मैं एग्जांपल ये दे रहा था, राइट? एआई जॉब नहीं हटाएगा, कोई दूसरा बंदा जिसने एआई एडॉप्ट किया है अपने लाइफ में, वो आपका जॉब ले सकता है, नई जॉब जनरेट करेगा, वो आपका जॉब ले भी सकता है, राइट? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। मे बी दोनों का स्किल लेवल सेम है, बट जस्ट बिकॉज समवन इज यूटिलाइजिंग एआई एंड ऑटोमेटिंग सम ऑफ द रिडंडेंट स्टफ, वो और ज्यादा फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा। आप नॉर्मल वाला जो एआई नहीं यूज करता है, वो महीने में मे बी एक्स नंबर ऑफ काम किया है, दूसरा वाला 3x कर लेगा, 5x कर लेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा हुआ है। तो वो वाली बात, तो दैट पर्सन एंड्स अप बीइंग मच मोर एफिशिएंट देन द अदर वन। सो अडॉप्ट एआई, राइट? नथिंग इज स्टॉपिंग अस, इट्स वेरी इजी। आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक आध टूल्स है, थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा यूज करो, देखो आपकी जिंदगी में हाउ इज इट मेकिंग अ डिफरेंस। ना करोगे तो यस, यू विल बी सॉर्टेड, और कुछ नहीं चाहिए।
अभी मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ वो मैं स्टार्टिंग में पूछने वाला था, लेकिन क्यों में बीच में आ गए थे। एक बेसिक क्वेश्चन गूगल पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, यूट्यूब पे भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं जो टॉपिक पे ऊपर आप काम कर रहे हो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंट, या फिर क्या कह सकते हैं यूआई एंड यूएक्स को? यूआई एंड यूएक्स, या मेरे हिसाब से इट इज एक्चुअली यूआई यूएक्स एक साथ बोलना, इट्स रिडंडेंट। ओके, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स रिडंडेंट। ओके, क्योंकि अगर आप यूजर एक्सपीरियंस कहोगे, व्हाट एड्स टू एन एक्सपीरियंस? एवरीथिंग that is present, including UI. तो अगर आप UX डिजाइन कह रहे हो, उसमें UI ऑलरेडी इंक्लूडेड है। okay, right? You interface is nothing but things that you interact with. Like इस पत्ते को मैं ऐसे टच किया तो this is the interface that I'm working, right? इसमें ये wheel interface हो गया या फिर ये screen interface हो गया. These are all interfaces. इस door के लिए ये handle मेरा interface हो गया, right? तो इस experience create करने के लिए the interface is equally important. Imagine ये glass door है, अगर ये handle यहाँ पे होता ही नहीं, मैं आके खड़ा रहता, मुझे पता नहीं कि क्या करना है, मैं धक्का मारूं कि खींचूं, कि मैं स्लाइड करूं, कुछ भी नहीं है, या फिर अगर ग्लास इतना ही क्लियर है, मैं शायद आके टक्कर खा जाता, राइट? बट द फैक्ट, एंड अगर मैं टक्कर खाता, इट वुड बी अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी टू यूजिंग द डोर, बट द फैक्ट दैट देयर इज एन इंटरफेस एज वेल, हैंडल, इट टेल्स अ लॉट अबाउट हाउ आई एम सपोज्ड टू यूज इट। मुझे पता है कि मुझे उसको पकड़ के खींचना पड़ेगा या फिर पुश करना पड़ेगा, व्हाटएवर, राइट? So that interface is adding to my experience. So user experience is incomplete without the user interface. So UI UX बोलना is equivalent to saying burger patty. अब मैकडॉनल्ड्स में आके नहीं बोलते एक बर्गर पैटी देना, नहीं बोलते हो, बर्गर के अंदर ऑलरेडी पैटी रहता है, राइट? वही है। जैसे कि सप्ताह जी आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, राइट? तो अगर कोई यूएक्स डिजाइनर या यूआई डिजाइनर पर्टिकुलरली अपना कंटेंट क्रिएशन चालू करना चाहता है, तो पर्टिकुलर नीश कैसे फाइंड करे कि क्या कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस और जल्दी जल्दी अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या कर सकते हैं? आई थिंक कंटेंट क्रिएट करना किसी की स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये पहले पता करो कि आप कंटेंट क्यों क्रिएट कर रहे हो। कंटेंट बनाना किसी का एम नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस एम से स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे लॉस्ट होगे। आप सोचते रहोगे मैं किस पे बनाऊं, क्या मैं जाके डांस करूं, या फिर मैं खाना बनाऊं, या फिर मैं ज्ञान बांटूं, राइट? आप ये सोचते रह जाओगे। कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट अ मीडियम, यू फिगर आउट कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो, राइट? कुछ लोग सिंपली सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या सिखा पाओगे? आप वही सिखा पाओगे जिसमें आपको अच्छे से आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं सिखा पाओगे। सो मे बी इट इज अबाउट दैट। या फिर ऐसा हो रहा है कि यू जस्ट वांट टू बी फेमस, यू जस्ट वांट टू बिल्ड योर ब्रांड। अगर वो है तो देन मेक योर जर्नी पब्लिक। आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट क्लेमिंग कि देखो मैं आपको बहुत सिखाने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, मुझे ये दिक्कतें हो रही है, मुझे ये चैलेंजेस आ रही है, मैं ये आज ये सीखा, मैंने ये गलती किया था, सीखा। सो राइट, देन यू आर शेयरिंग योर जर्नी, जिसको कहते हैं there's a sentence for it, right? show your work जिसको कहते हैं, right? build in public, show your work, ये सब बहुत सारे टर्म्स आजकल सुनने को मिलते हैं, which is nothing but no one is expecting you to teach. आप बस ये पब्लिक में करो, बाकी लोग देख के उसमें से सीख लेंगे, right? That's another approach, right? तो डिजाइनर्स को फिगर आउट करना चाहिए कि व्हाट इज योर एम, आप क्यों कर रहे हो, उसके हिसाब से। और आपने जो नीश वाली बात करी है, I don't fully believe in that. Content creation का ठीक है, maybe a niche is needed, but मैंने एक और गलती बहुत लोग करते हुए देखा है कि लोग बहुत जल्दी एक स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं लाइफ में, right? There's nothing wrong in that, but I also see there could be a lot of challenges. क्योंकि आप एक चीज का स्पेशलिस्ट तभी बनते हो जब आपको सब कुछ आता है या फिर बहुत कुछ आता है और एक दो चीज में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड हो, तो वो आपका स्पेशलिस्ट हो जाता है, राइट? अगर आप डॉक्टर का देख लो, अगर कोई हार्ट सर्जन है, उसको पहले एमबीबीएस कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट? उसको हर एक बॉडी के पार्ट का ट्रीटमेंट आना पड़ेगा, फिर जाके वो चलो हार्ट का वो स्पेशलिस्ट बन गया तो कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन बन गया, राइट? डिजाइन में भी ऐसा है, मैंने बहुत लोगों को देखा, वो कहते नहीं मेरा स्पेशलिस्ट तो विजुअल डिजाइन है, मैं ये सब तो मैं नहीं करूंगा। दैट शुडंट बी द केस, दैट विल नॉट इवन होल्ड वाटर, आप कर ही नहीं पाओगे। देखो, एवरीथिंग इज लाइक again using a pyramid example, एक पहाड़ जैसा होता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, मतलब इतनी सारी चीजें आपको पता है, धीरे धीरे आप देखोगे कि एक चीज में या फिर दो चीज में आप बहुत अच्छा बनते जा रहे हो। That's when it becomes narrower and this peak becomes your specialty, right? अगर आपका ये बेस वाइड नहीं है, आप ऐसा पतला ऐसा चल रहे हो,
ये कभी भी टूट सकता है. So don't try to be a specialist too early in your life. That's my advice to everyone. मैं 9 साल हो गया मैं डिजाइन कर रहा हूँ. I still don't know what I'm a specialist of. I just keep doing everything. जो मुझे चाहिए होता है मैं सीख लेता हूँ. ओवर टाइम मुझे दुनिया बता देगी कि मेरे स्पेशलिस्ट क्या है. आई डोंट नो. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आज से मे बी 5-10 साल बाद लोग कहेंगे ओके दिस गाय इज गुड एट दिस, ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट. ठीक है, लोग कहेंगे, मैं मान लूंगा, राइट. बट आई वुड नेवर वांट टू क्लेम दैट. जर्नी लंबी है. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग डिजाइनर जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस करियर में? आई थिंक मैं ये दोनों एडवाइस बिट्स एंड पीसेस में दे चुका हूँ. एक तो है कि फोकस ऑन फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स जो बेसिक्स होता है, नथिंग कैन एवर रिप्लेस दैट. ये रूल्स लॉज वगैरह जो है वो है, सारे अच्छे हैं, पर उस पर फोकस मत करो. आप अगर फंडामेंटल से, कॉमन सेंस से किसी भी चीज को अप्रोच करोगे, आपको रूल्स एंड लॉज इवेंचुअली समझ आ जाएगा. पर अगर आप रूल बैकवर्ड करोगे तो यू मे एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको समझ नहीं आ रहा है, पर आप सिंपली कर रहे हो क्योंकि आपको किसी ने बोला है कि ये करना पड़ता है. वो एक फॉर्मूला को फॉलो करना हो गया. नाउ why does it work is because real life में जब आप real business में जाके आप डिजाइन कर रहे हो, none of these formulas will work because every problem is unique. हर एक प्रॉब्लम यूनिक है. कोई भी फॉर्मूला आपको कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगा. आप फॉर्मूला लगाओगे, कुछ सोल्यूशन निकलेगा, फिर नो इट्स नॉट वर्किंग, और फिर क्यों काम नहीं कर रहा, यू विल कीप स्क्रैचिंग योर हेड. और फिर एक आध साल बाद जाकर आप किसी और को पूछोगे, मैं इतने साल से डिजाइन कर रहा हूँ, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? Because maybe this is the reason, right? So fundamentals, nothing can ever replace fundamentals. That's number one advice. The second advice जो मैं अभी दे चुका हूँ, don't try to be a specialist too early in your life. Try to learn anything and everything that is within your scope. Over time, आप naturally देखोगे कि you are being an expert or you are getting much better in one direction than the remaining. वो आपका natural specialization बन जाएगा. ये स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको कुछ पढ़ाई करने की, डिग्री लेने की जरूरत नहीं है. तो लेट इट नेचुरली हैपन. ऐसा कोई बुक, ऐसा कोई नेटफ्लिक्स सीरीज भी हो सकता है, ऐसा कोई अलग रिसोर्स भी हो सकता है जिससे एज अ डिजाइनर मैं इंस्पिरेशन ले सकूं. आई डोंट बिलीव इन डिजाइन बुक्स ऑनेस्टली. ठीक है, सॉरी, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट एक आध बुक्स मैं रेकमेंड करना चाहूंगा. साइकोलॉजी के ऊपर है मोस्टली, नॉट रियली डिजाइन बुक्स. ये कोई भी बुक आपको कोई भी डिजाइन करने का तरीका शायद ना सिखाए. हैबिट बिल्डिंग पे 2 बुक मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक बुक है द पावर ऑफ हैबिट, दूसरा बुक है एटॉमिक हैबिट्स. व्हाइल द फर्स्ट बुक इज अबाउट से जनरल हैबिट कैसे बनते हैं वगैरह, एटॉमिक हैबिट्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हैबिट बनने का फॉर्मूला क्या है इन अ वे. और उस फॉर्मूला को अगर आप जानते हो तो आप नया हैबिट बनाना या फिर कुछ हैबिट बदली करना, चेंज करना बहुत सिंपल हो जाता है. ये बुक्स इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सिर्फ ज्ञान वाले बुक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है उसमें. किस कंपनी ने उन्होंने पूरे यूजर बेस को क्या एक छोटा सा चीज किया जिसके वजह से उनका हैबिट बदल गया. मैंने उसी बुक में पढ़ा था कि टूथपेस्ट में जो मिंट होता है उसको दांत की सफाई से कोई लेना देना है नहीं, राइट. पर जब एक कंपनी था पेप्सोडेंट, उन्होंने जब मिंट डालना चालू किया, लोगों को लगने लगा कि यार मेरा मुंह बहुत साफ है. तो ये फील गुड फैक्टर के लिए लोग पेप्सोडेंट खरीदने लगे थे. ये एक केस स्टडी था पावर ऑफ हैबिट में शायद, राइट. तो ऐसे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है कि हैबिट्स किस तरह बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और कोई भी अच्छे डिजाइन के लिए हैबिट बना पाना लोगों का इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं आप सबको स्विगी का हैबिट लगवा दूं, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है. तो हैबिट बनाना सिखाता है. ये दो बुक मैं रेकमेंड करूंगा. और एज अ डिजाइनर क्रिएटिविटी इज मस्ट, राइट. तो क्रिएटिविटी पहले से तो आता नहीं है, धीरे धीरे इट इज अ प्रोसेस क्रिएटिव बनने के लिए. तो क्रिएटिव बनने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा कोई टिप्स या ट्रिक्स आपकी साइड से अगर हो तो? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट एग्री कि सिर्फ डिजाइनर्स को क्रिएटिव होना पड़ता है. सब लोग क्रिएटिव होते हैं, राइट. वहां पे एक डेवलपर बैठा है, आप उनसे पूछिए वो कितने क्रिएटिविटी लगाते होंगे एक सिंपल्स को सॉल्व करने के लिए. बट हम डिजाइनर्स को पता नहीं ऐसा छूट दिया जाता है कि भाई तुम लोग तो बहुत क्रिएटिव हो. हम शायद विजुअली क्रिएटिव है, दैट्स नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज नीडेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, राइट. जुगाड़ कहते हो, राइट. यहाँ पे हर जगह इंडिया में चलता है जुगाड़. इन ए वे इज क्रिएटिविटी, राइट. कि आप इंजीनियर्स वेज को खोल के कुछ अलग तरीके से कुछ करो, दैट इज ऑल क्रिएटिव. एवरीवन नीड्स टू बी क्रिएटिव इन माय ओपिनियन. क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा ब्रेन को उस तरफ थोड़ा शार्पन करना पड़ता है. सब क्रिएटिव है, पर आपको पहले पता लगना पड़ेगा कि ये क्रिएटिव सोल्यूशन है, राइट. उसके लिए आप एग्जांपल्स देखो. लाइक लुकिंग एट एग्जांपल्स इज अ वेरी ऑब्वियस वे
टू गेट क्रिएटिव. आप जितने एग्जांपल्स देखोगे, रजिस्टर करोगे अपने दिमाग में, द मोर इट विल गेट बेटर, राइट. ये एक चीज कर सकते हो. दूसरा चीज इज ये गेम टाइप का है. आप कुछ भी एक ऑब्वियस चीज ले लो, उसमें जो सबसे सिंपल ऑब्वियस चीज है अब उसको हटा दो. ओके, अब देखो हाउ विल दैट मेक सेंस. मैं एक एग्जांपल देता हूं. चलो मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट बनाना है, राइट. सिंपल सी चीजें, हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे आज, राइट. सिंपल सी चीजें आपको पता है, खाना होगा, टेबल होगा, ये होगा, ये होगा, एम्बियंस होगा, वेटर होगा, कुक होगा, किचन होगा, राइट. अगर मैं आपको ये बोलता था कि इस रेस्टोरेंट में खाना सर्व नहीं होगा, बनाओ रेस्टोरेंट, क्या करोगे आप? आप आंसर निकालोगे, आई नो दैट. ये ना मैं बहुत सारे वर्कशॉप में ये एक एज अ एक्टिविटी देता हूं. पीपल कम अप विद आंसर्स. अभी सुन के बड़ा एब्सर्ड लग रहा है ना, थिंक अबाउट इट. आप निकालोगे सोल्यूशन, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन निकलते हैं उसमें. यू नो, दैट इज क्रिएटिविटी. कभी अपने आप को चैलेंज तो करो, ऑब्वियस के आगे तो जाओ, तब पता चलेगा कि क्रिएटिविटी अपने आप निकलेगा. तो इसको समराइज करके मैं एक ये चीज कह सकता हूँ, क्रिएटिविटी इंक्रीज करने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है. ऑब्जर्व करना, कुछ अलग अलग जहां भी हम जाए तो ऑब्जर्वेशन इज द की. Yes, राइट. observation is a key, and also at times putting yourself in certain situations which will force you to think creatively or be creative. अभी दो क्वेश्चन मेरे ऐसे है कि जो ज़्यादातर बच्चों को रहता है कि जो 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन करते हुए, ग्रेजुएशन करने के बाद ये UI UX या फिर ग्राफिक डिज़ाइन जैसे कोर्सेज वगैरह करते हैं, कि अगर हमको भी एज अ डिज़ाइनर स्विगी, जोमेटो जैसी जाइंट कंपनीज के अंदर जाना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? उसका क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस कुछ अलग नहीं होती है. जो हर कंपनीज में, बड़ा हो या छोटा हो, सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होता है. सिलेक्शन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होता जाता है द बिगर और मोर इम्पोर्टेंट द कंपनी. इसलिए कंपनी का बड़ा होने से कुछ रिलेशन है नहीं. कंपनी डिजाइन को कितना महत्व देता है उसके ऊपर वो होता है, राइट. तो स्विगी में वैसा है, आई एम प्रीटी श्योर जोमेटो है, बाकी कंपनीज में भी ऐसे ही होंगे. दो चीजें मेन बहुत हम देखते हैं, ऑफ कोर्स दो, उसके अलावा भी चीजें देखती है, पर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग जिसके आगे किसी का शॉर्टलिस्ट भी नहीं होता है, वो है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और उनका क्राफ्टिंग एबिलिटी. ये दो चीजें, राइट. प्रॉब्लम सॉल्विंग आई थिंक हमने बहुत डिस्कस कर लिया, क्या है सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जुगाड़ वगैरह वगैरह वगैरह. दूसरा है कि वो सोचने के बाद जब आपने सोच लिया, आपने सोल्यूशन कुछ दिखा, उसको आप ट्रांसलेट कैसे करते हो, मतलब आप बना कैसे रहे हो उसको फिग्मा में. आर यू एबल टू मेक समथिंग विच इज शिपेबल. शिपेबल मतलब इज इट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ जो आपको इन्हीं एप्स में, स्विगी, जोमेटो या नाम ले लिया, उन सब में जिस क्वालिटी का चीज बाहर जाता है, क्या आप वो बना सकते हो. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत टाइम देखा है कि लोग एक चीज पे फोकस करता है, दूसरे को इग्नोर कर देता है, क्योंकि मैंने तो इतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है, हाँ मेरा दिखने में अच्छा नहीं है पर इतना तो करिए, नहीं, दैट्स नॉट इनफ. और कुछ लोग ऐसा करते हैं, नहीं हम तो बहुत ही अच्छा बना देंगे इसको, हमने सवाल पूछा ये ऐसा क्यों है, उनके पास जवाब नहीं होता है. बोथ ऑफ दिस अप्रोचेस विल नॉट टेक यू एनीवेयर. आपको दोनों में अच्छा होना पड़ेगा. दैट्स व्हेन यू गेट अ शॉर्टलिस्ट एंड यू गेट टू इवन कम इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस. एंड दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अगर किसी भी डिज़ाइनर को ऐसी फील्ड के अंदर जाना है तो काफ़ी कबार मनी फैक्टर मैटर करता है, तो कहाँ से कहाँ तक सैलरी बच्चे को मिल सकता है ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर? कहाँ तक तो इट्स अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि लाइक एनी जॉब देयर इज नो अपर एंड, राइट. कहाँ तक मतलब क्या, आप कोई चीफ डिजाइन ऑफिसर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनकी बात करोगे, दे कैन अर्न इन कोई भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव जिस लेवल के, स्काई विल बी द लिमिट. स्काई विल बी द लिमिट, एग्जैक्टली. सो अपर लिमिट तो बात ही नहीं कर सकते हैं. लोअर लिमिट भी, यू नो, इट इज टफ टू कॉल आउट, बिकॉज लोग 4 लाख साल के भी सैलरी में जॉब करना चाहते हैं. मैंने कहा ना, पिरामिड, यस, राइट. मैं काम करता हूँ, लेट मी नॉट इवन टॉक अबाउट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, मैं टॉप ऑफ द पिरामिड की बात कर रहा हूँ. कि अगर आप स्विगी, जोमेटो इस तरफ के कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, राइट. दे आर गुड पीपल. नाउ इफ आई टॉक अबाउट समवन, कॉलेज का बच्चा जो कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट होकर फर्स्ट जॉब में जाता है, राइट, बट दे स्टिल विल हैव टू बी गुड इन दिस टू थिंग्स दैट आई हैव सेड. उनकी स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ प्रोडक्ट डिजाइन रोल कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 20 lakhs per annum. pretty much good amount. Yeah, it's pretty good, right? But to be able to get a job in this kind of companies, you'll have to be that good. मैं कह रहा हूँ ना, top of the pyramid. Yes. Top of the pyramid वालों का ये सैलरी होता है. तो yes.
तो वहां तक पहुंचने के लिए भी काफी टफ मेहनत करना पड़ेगा बच्चों को। यस, काफी टफ मेहनत करना पड़ेगा, बट ऑनेस्टली अगर आप अच्छे से करो, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई हैव सीन पीपल टर्निंग टेबल्स इन स्पैन ऑफ 2-3 महीने में. राइट. यू नो, मे बी डे 0 में उनका ज्यादा कुछ नहीं पता, 3 महीने वो लोग अच्छे से फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हैं, क्राफ्ट पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे. Within 3 months, they end up having a portfolio which actually reflects the 2 main things that I have spoken about. And once you do, you get an interview. And then, इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता कि आपने पोर्टफोलियो बना दिया, खत्म. इंटरव्यू में आपको हर एक चीज का सवाल पूछा जाएगा. ये ऐसा क्यों किया, ये इसके अलावा वैसा भी किया जा सकता था, व्हाट मेड यू फील दैट दिस इज द राइट डिसीजन. आपको हर चीज का सवाल आना पड़ेगा. यू नीड टू नो इन एंड आउट ऑफ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो इट इज नॉट इजी, बट इट्स नॉट टफ ईदर. आपके काम के बारे में पूछ रहा हूँ, किसी और के काम के बारे में नहीं पूछ रहा आपको, राइट? So if you're able to tell all of these, of course, कभी-कभार दूसरे के काम के बारे में भी पूछते हैं, general opinions, then you get it. Yes. Thank you very much, शब्दा जी. आपके दिखाए गए हुए रास्ते पे बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनको कई सारे उनके इस फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर आई होप कि इस पॉडकास्ट से मिलेंगे. एंड जो एस्पिरेंट आगे जाके UI UX ग्राफिक जैसे क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाना चाहता है, जैसे आपने बोला कि क्रिएटिव तो हर एक फील्ड में होना जरूरी है, तो वो सब चीजें आई होप कि सभी हमारे यूजर्स को इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से मिलेगी. एंड मैं अपने सभी यूजर्स से खास विनती करूंगा कि अगर आपके फ्रेंड फैमिली में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो आगे जाके UI UX ग्राफिक्स जैसी फील्ड में जाना चाहता है, तो उनको ये पॉडकास्ट आप जरूर से रिकमेंड करें, उन तक ये पॉडकास्ट आप जरूर से पहुंचाए. एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, देन लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस पॉडकास्ट. एंड इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको अर्जी करता हूं कि आगे जाके हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट पे पॉडकास्ट शूट करें, वो भी आप हमको रिकमेंड करें, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या सुनना चाहते हो और आप किनको मिलना चाहते हो. थैंक यू वेरी मच. और इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूं पाठशानी रेड एंड व्हाइट मल्टीमीडिया एजुकेशन की ओर से आप सभी को मेरा टेक नमस्कार.